अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई मेरे पास डे नंबर 1, शिफ्ट नंबर 2, शिफ्ट नंबर 3 फास्ट यूनिवर्सिटी के आज के दिन में तमाम कैंपसेस में अभी तक जितने पेपर्स थे 5:58 तक जितने मेरे पास पेपर आए मैंने वो सारे के सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं। आई वॉज वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर फाइल। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी फाइल कंप्लीट हुई। मजीद जो पेपर आ रहे होंगे उनको भी इंशाअल्लाह ताला कल की वीडियो के साथ डाल रहूंगा। नहीं तो हो सकता है मजीद वीडियो मैं इसी के अंदर एडअप कर दूं। तो आज के दिन के अंदर जो बच्चों के एग्जाम हुआ, इंग्लिश के अंदर कैसे क्वेश्चंस आए, आईक्यू के अंदर कैसे क्वेश्चंस आए, बेसिक मैथ्स के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, पहले बता रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आए। इंग्लिश के अंदर नॉर्मली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया, उसको भी मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा लास्ट के अंदर मैंने इंग्लिश का सिनोनिम एंटोनिम्स बताया, जैसे डेजर्ट का आया हुआ था, कुछ बेसिक एनालॉजीज आई हुई थी। तो इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। मैं अगेन बार बार एक चीज आपसे इस वीडियो के स्टार्ट में कहूंगा, वो तमाम बच्चे जिनका फास्ट का टेस्ट इधर आज के अंदर है, कल है, परसों है या आने वाले किसी भी दिन के अंदर है, खुदारा तुक्के मत मारो, खुदारा तुक्के मत मारो। अगर आप तुक्के मार कर आओगे, अपने साथ ज्यादती करोगे, मैं आपको पहले ये बात बता रहा हूं, तुक्के नहीं मारने, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं आता तुक्के मत मार कर आओ। अगर तो आप 90% श्योर हो किसी ऑप्शन के ऊपर, उसको टिक करके आओ। नहीं श्योर तो भाई एटलीस्ट मत करके आओ। स्पेशली एडवांस मैथ्स के अंदर, बेसिक मैथ्स के अंदर, आईक्यू के अंदर तो बिल्कुल भी तुक्के नहीं लगाने, क्योंकि तुक्के अगर लगाओगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं पहले बता रहा हूं, जो आपके सही आंसर भी होंगे वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, क्योंकि आपके पास 4 एमसीक्यूज गलत करने के ऊपर एक सही नंबर भी आपका कट रहा है। तो भाई तुक्के नहीं मारने, अपने आपका 0.25 नंबर भी आपका बड़ा कीमती है, तो खुदारा तुक्के नहीं मारने। इसके बाद मैं आपको बार बार एक बात जैसे मैंने कही, इसके अलावा एक क्वेश्चन अभी मैंने मेरे पास फौरन से आया था, एक क्वेश्चन बेसिक मैथ्स में आया हुआ था, व्हाट इज द 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री। ये बेसिक मैथ्स का एक क्वेश्चन था। मैंने ऑल्दो तमाम के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, मगर एक क्वेश्चन अभी फौरन से मेरे पास आया, स्क्रीन मेरे पास ओपन थी, तो उसमें एग्जामिनर पूछ रहा था व्हाट इज द 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री। 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री क्या होती है? तो भाई 60 पार्ट ऑफ अ डिग्री आप किसे कहते हो? जाहिर सी बात है ना भाई, एक डिग्री जो होती है वो आपके पास 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। एक डिग्री 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या होती है? डिवाइडेड होती है। तो आपको फाइनली 1 मिनट मिलता है, और 1 मिनट मेरे पास फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड होगा तो आपको 1 सेकंड मिलेगा। तो अगर एग्जामिनर कह रहे हैं 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री किसके बराबर होगा, तो 1 मिनट के बराबर होगा। इसके अलावा जितने इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं, जितने बेसिक मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स आए हैं, मैंने जो शिफ्ट नंबर 1 की वीडियो डाली थी उसमें ही मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम करवाया था, मिक्सचर वाला, अल्कोहल वाला। इसके अलावा जितने भी आए हैं मैंने वो सारे के सारे भी सॉल्व करवाए। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चन करने में मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो हम इन तमाम चीजों को भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर, इन तमाम चीजों को हम कवर। बेटा देखो, फास्ट यूनिवर्सिटी के 7 जुलाई वाले दिन किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए, आज की क्लास में तमाम चीजों को डिस्कस भी करेंगे। शिफ्ट नंबर 1 के मैंने तमाम क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे, मगर अभी हमने इस बात को समझना है कि भाई आज के दिन के अंदर तमाम शिफ्ट्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 3-4 बजे के करीब, तो जिस तरह बाकी सारी शिफ्ट भी हो जाएंगी तो उसके तमाम क्वेश्चंस भी एंड में अपलोड हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज 12 मेंबर टीम कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 पर्संस। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हें एक टीम क्रिएट करनी है 12 लोगों की, और वो 16 लोगों में से कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। बेसिक कम्बिनेशन का क्वेश्चन आ रहा है बेटा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 16 कम्बिनेशन 12 का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इन हाउ मेनी वेज 12 मेंबर टीम कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम दी 16%, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। यानी कि 16 कम्बिनेशन 12 का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऊपर आ जाएगा 16 फैक्टोरियल, 16 में से अगर आप 12 को माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल का 12 फैक्टोरियल, सिंपल इज डेट। तो भाई इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, 16 फैक्टोरियल को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 16, और आपके पास आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा सिंपल 15, फिर आगे आ जाएगा मेरे पास 14, देन ऑब्वियसली 13 एंड देन 12 फैक्टोरियल पे ले जाके रोक दूंगा। नीचे 4 फैक्टोरियल आ रहा है जो कि 24 के बराबर होता है, तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट गया। 24 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? अब देखो 24 को करने के दो तरीके हैं। एक तरीकेकार तो ये है कि मुझे दिख रहा है कि भैया सिंपल तरीके से 4 का टेबल अगर हम पढ़ लें तो मसला नहीं है, 4 4 दैट इज 16 एंड 4 6 दैट इज 24। फर्दर सिंप्लीफाई अगर करना है इसको तो ये बन गया 2 3 दैट 6, 2 7 दैट इज 14। फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो 3 5 दैट इज 15। तो ये मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई, मेरे पास एक बच गया 4, एक आ गया 5, एक आ गया 7, और एक आ गया 13। तो भाई सबसे बुनियादी चीज क्या है, हमें पता है 13 इंटू 7 किसके बराबर है, 91 के। 4 5 जार 20 होता है, और 13 7 जार क्या होता है, 13 7 जार इज 91। 13 इंटू 7 मेरे पास आ गया 91 के। अब आप सिंपल तरीके से 20 को 91 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, एंड वाले जीरो को एंड पे रख दो। 91 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 91 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जार 2 एंड 9 2 जार इज 18। तो आंसर क्या आ गया, 1820। यानी कि 1820 वेज हैं अगर मुझे 12 मेंबर की टीम सेलेक्ट करनी है 16 लोगों में से। सिंपल है, कॉम्बिनेशन का बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। भाई इस टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड वाला क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था।
कभी भी इंक्लूडेड वाला आ जाए कि भाई एक पर्सन हमेशा इंक्लूड होगा, तो टोटल में से भी कम करोगे, सेलेक्टेड में से भी एक कम करोगे। और अगर एक्सक्लूडेड का क्वेश्चन आ जाए, एक्सक्लूडेड का क्वेश्चन आ जाए, तो उस केस के अंदर आप हमेशा क्या करते हो, टोटल में से कम करते हो, बट इंक्लूडेड में से सेलेक्टेड में से कम नहीं कर रहे होते। ये बेसिक लॉजिक है भाई हमारे पास, इंक्लूड एक्सक्लूड की मैंने पढ़ाई भी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं साइन 300 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 120, साइन 150, साइन 270, कॉस 270 या फिर कॉस 150। देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, मेरी शॉर्टकट के ऊपर हमेशा यकीन रखिएगा, बड़ा फायदा होगा। हमारे पास एक्स एक्सिस के कौन से एंगल होते हैं, 0 डिग्री होता है, 360 होता है और 180 होता है। वाई एक्सिस के कौन से होते हैं, 90 होता है और 270 होता है। तो बेटा याद रखिएगा, साइन जो होता है ना, साइन एक्स एक्सेस के ऊपर, सही है ना, साइन एक्स एक्सेस के ऊपर यानी कि कैसा एंगल देता है, 0 का, जबकि वाई एक्सेस के ऊपर 1 और -1 देता है। कॉस इसका अपोजिट काम करता है, एक्स एक्सेस के ऊपर 1 और -1 देता है, वाई एक्सेस के ऊपर हमेशा 0 देता है। इसका मतलब ये कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सेस के एंगल होंगे तो साइन हमेशा 0 होगा, या नेगेटिव एक्स एक्सेस के एंगल होंगे तब भी साइन 0 होगा। मगर अगर कॉस आपके पास क्या है, एक्स एक्सेस पे 1 और -1 है, तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सेस के एंगल है यानी कि 0 360, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर। और नेगेटिव एक्स एक्सेस के ऊपर कॉस की वैल्यू क्या होती है, -1। वाइल वाई एक्सेस के ऊपर क्या होता है, कॉस वाई एक्सेस के ऊपर हमेशा 0 का आंसर देता है, जबकि साइन वाई एक्सेस के ऊपर 1 और -1 देता है। तो अगर पॉजिटिव का वाई एक्सेस होगा तो आपके पास 1 होगा, नेगेटिव का एक्सेस पे -1 होगा। तो मुझे एक चीज तो पता है कि भाई साइन 270 क्या होगा, साइन 270 की वैल्यू होगी -1 और कॉस 270 की वैल्यू होगी 0। सही है। मुझे साइन 300 डिग्री की वैल्यू चेक करनी है, इनमें से किसके बराबर है। अच्छा भाई, तो साइन 300 डिग्री को कैसे चेक करोगे, इसको ब्रेक करने की लॉजिक मैंने आपको बताई थी ना, 270 + 30 वाली। तो 270 + 30 में अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, तो 270 चूंकि वर्टिकल लाइन के ऊपर आ रहा है तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 30। और cos 30 बराबर होता है √3/2 के। मगर आपको यहाँ पे वो चेक करना पड़ेगा प्लस या माइनस। तो 270 + 30 का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर साइन हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि साइन 300 डिग्री का आंसर होता है नेगेटिव के √3/2 के बराबर। सही है ना। ये मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री में शॉर्टकट सारी पढ़ाई भी है ऑलरेडी। तो हमें ये बात मालूम है कि भैया हमारे पास सिंपल तरीके से, हमारे पास दुनिया के अंदर, हमारे पास दुनिया के अंदर साइन 300 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव का √3/2। अच्छा, साइन 120 की वैल्यू चेक कर लेते हैं भाई, साइन 120 क्या होगा, ये होगा 90 प्लस का 30। तो कभी भी आंसर सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई 90 प्लस का 30 यानी कि ये बन जाएगा मेरे पास, सही मिल सकता है बल्कि। 90 प्लस के 30 का मतलब क्या है, ये बन गया, क्योंकि 90 वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो ये बन जाएगा cos 30। और हमें पता है 90 + 30 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, तो बल्कि पॉजिटिव का आंसर आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव का √3/2 आएगा। ओके। साइन 150 का मतलब क्या है, साइन 150 का मतलब है साइन का साइन और 180 माइनस का 30। तो ये तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 180 हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो साइन 30 मिल रहा होगा, और साइन 30 आपको हमेशा 1/2 मिलता है, तो सेम वैल्यू नहीं आएगी। कॉस 150 चेक कर लेते हैं। कॉस 150 क्या होगा, कॉस 150 होगा कॉस 180 माइनस 30 के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, तो आपके पास कॉस का कॉस और सेकंड एंगल एज इट इज आ जाएगा। और 180 माइनस 30 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का कॉस 30, नेगेटिव का कॉस 30 यानी कि नेगेटिव का √3/2। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास साइन 300 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 150 के बराबर है। आपको बारी बारी चेक करना पड़ेगा, बेसिक चीजें आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आपको मुश्किल लग रहा है उसको खुदारा स्किप कर दो, तुक्का नहीं मत मारो। मैं आपको बिंदी कर रहा हूं बेटा, ये चीज जो है ना, अगर तुक्का मारने का दिल चाह रहा है ना, अपने आपको रख के चमाट मार लो, तुक्का मत मारो। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। आज भी एक बच्चे का मेरे पास रिजल्ट मैंने देखा, 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, खाली 6 करेक्ट करे, यानी कि भाई बच्चा फेल हो गया। 42 में से अगर 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो 6 क्वेश्चन खाली उसने करेक्ट करे हैं, तो 42 माइनस का 6 क्या होता है, 36 के बराबर। 36 यानी कि उसने इनकरेक्ट करे हैं, तो उसका पेपर तो वैसे ही फेल हो गया बेटा। तो भाई अगर क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ के आ जाओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट अगर गलत करके आओगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी उसके ऊपर। एक और बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, सर अबाउट एनयू टेस्ट क्वेश्चंस कैसे थे ये वो। आई वुड लाइक टू से ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये माशाल्लाह से भाई हमारे तबलीग कर रहे हैं पूरी। आई वुड लाइक टू से ब्रदर एंड सिस्टर्स, टेस्ट फॉर नॉट दैट हार्ड, द थिंग आई नोटिस, सारा काम उस टाइमर को देख के अपना दिमाग चलाना है, काबिल होना है। माय प्रेप वाज नॉट एज मच एज सच, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट ऑनेस्टली, बट टाइम मुझे मेरा तेज लग रहा था, एंड बीच में व्हेन आई लुक साथ वाले पीसी पे उनका टाइम ज्यादा रहता था, आई वाज डाउटिंग मेरा पीसी खराब तो नहीं है, बट देन आई रियलाइज शायद मेरे पोर्शंस का ऑर्डर डिफरेंट था। मैंने ये बात आपको कल वाली वीडियो में ऑलरेडी बताई थी, हर बंदे के पोर्शन ही डिफरेंट होंगे, आपने किसी की जानिब निगाह नहीं डालनी। देखो अगर किसी दूसरे बंदे की तरफ देखोगे, आपका आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होगे, तो खुदारा आपने अपना कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना, किसी दूसरे की तरफ मत देखो। अब ये एक इंतहाई गलत काम किया इसने। आई वाज डाउटिंग मेरा पीसी खराब है, मैं डाउट कर रहा था। अब भाई क्यों डाउट कर रहा था, हो सकता है उसका बेसिक मैथ चल रहा हो सकता है उसका पहले एडवांस मैथ हो, आपका आईक्यू पहले। तो भाई आपका टाइमर अलग होगा, तो टाइमर मत देखना, हर बंदे का पोर्शन के हिसाब से टाइमर होता है। तो भाई आखिरी 5-7 मिनट में तेज भागते हुए सॉल्व करने की कोशिश बेकार है।
मेक एजुकेटेड गेसेस, वो अलग बात है, मगर कोई एजुकेशन काम नहीं कर रही थी उस वक्त, स्टिल ट्राई टू हैव कंट्रोल ऑन नर्व्स। तो भाई ये उन्होंने माशाल्लाह से अपनी पूरी तबलीगी बयान करी हुई है। अच्छा भाई, हमारे एक और शागिर्द का क्वेश्चन आया हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का क्वेश्चन गिवन था, टू साइड्स एंड वन एंगल। मैंने आपको ये वाली लॉजिक ऊपर वाले पेपर में भी बताई थी कि भाई एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कभी भी आपको कैलकुलेट करना हो जहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल। देखो पिछले पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो डिफरेंट था, पिछले पेपर के अंदर आपको दो साइड्स और एक एंगल गिवन था। यानी कि पिछले पेपर के अंदर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया था, अभी जो मैंने शिफ्ट नंबर 1 आपको करवाई थी, 1/2 ए बी का ए बी और साइन गामा। तो भाई एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला ये होता है कि अगर दो साइड्स गिवन है तो भाई जो तीसरी साइड होगी उसका एंगल साइन के साथ आएगा। या फिर यहाँ पे बच्चा बता रहे हैं सर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का क्वेश्चन गिवन था, दो साइडें थी और एक एंगल था, तो सेम कॉन्सेप्ट ही है, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा? या तो अगर साइड बीसी गिवन होगी तो यहाँ पे साइन अल्फा आ जाएगा, या फिर अगर आपको साइड एसी गिवन होगी तो यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा। या फिर मेरे पास एक फॉर्मूला और कौन सा होता है, अगर आपको एक साइड गिवन है खाली, तो 1/2 ए स्क्वायर, तो जो भी साइड आपको गिवन है उसका एंगल हमेशा डिवीजन में आता है, यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा और साइन गामा। डिपेंड करता है कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आया हुआ है। अच्छा एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इफ अ टिकट टू अ कॉन्सर्ट वाज सोल्ड फॉर 15 रुपीज द फर्स्ट डे एंड फॉर 7.5 रुपीज द सेकंड डे एंड फॉर 2.5 एट द थर्ड डे, द अमाउंट ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द 3 days इज 2:5:17, that what will be the average price of all the tickets that were sold। यानी कि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि एक टिकट है, उस टिकट की डे नंबर 1 के ऊपर प्राइसिंग क्या है। अब जरा गौर से देखो, डे नंबर 1 के ऊपर एक टिकट की प्राइस आ रही है 15 रुपए की, सही है, और आपके पास डे नंबर 2 के ऊपर उसी मेले की, उसी मूवी की, थिएटर की कोई टिकट की प्राइस आ रही है 7.5। तो वैसे 7.5 का मतलब क्या होता है, डेसिमल को अगर रिमूव करोगे तो बन जाएगा 75/10, है ना भाई? या फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो 5 2 10 और 5 1 5 और 5 5 25, यानी कि 15/2, 7.5 ऐसे 15/2 होता है, डायरेक्टली लिख लेना चाहिए था। खैर, और डे नंबर 3 की प्राइस क्या गिवन है, डे नंबर 3 की आपको प्राइस गिवन है, अल्लाह भला करे कि डे नंबर 3 की प्राइसिंग क्या आ रही है, ये आ रही है 2.5। तो 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2, 2.5 कहते हैं 5/2 को, तो यानी कि डे नंबर 3 की प्राइस है 5/2 के बराबर। सही है, आगे कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द 3 days वर एज दी रेशियोज 2:5:17। क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल तरीके से क्या चीज गिवन है, सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सर्ट के पहले दिन के टिकट की प्राइस गिवन है, दूसरे दिन के टिकट की प्राइस गिवन है, तीसरे दिन के टिकट की प्राइस गिवन है। सिंपल सी बात है ना भाई, मैंने इसको खाली बेसिक फ्रैक्शन के अंदर करके लिख दिया। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई द अमाउंट ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द 3 days, यानी कि आगे आपको कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ द टिकट सोल्ड ऑन द 3 days फॉर 2:5:17 एट व्हाट विल द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल द टिकट्स वर सोल्ड। यानी कि आपको टिकट की जो टिकट्स बिकने की क्वांटिटी है ना उसका रेशो गिवन है, कि भाई जो टिकट्स 3 दिनों के अंदर बेचे गए उनका रेशो गिवन है 2:5:17 के बराबर। अब देखो इसको सॉल्व करने की लॉजिक क्या बनेगी, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, जो टिकट्स मेरे डे 1 के ऊपर सेल हुए, जो टिकट्स मेरे डे 1 के ऊपर सेल हुए वो 2 times ऑफ द एक्स के बराबर है। हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है, मैंने अगर किसी बच्चे ने रेशो मुझसे पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था रेशो कहते हैं सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म को, रेशो कहते हैं सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म को। फॉर एग्जांपल आपको डे नंबर 2 के अंदर 7.5 के मिलता है, 7.5 का मतलब है लेट्स सपोज 75/10, तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म 15/2 है, ओरिजिनल वैल्यू 75/10 थी, यानी कि रेशो कहते हैं सिंप्लीफाइड वैल्यू को। तो भाई हमें नहीं पता डे 1 में एक्चुअल कितने टिकट्स बिके थे, तो हमने 2 times ऑफ द एक्चुअल वैल्यू कह दिया। सिमिलरली टिकट जो कि डे 2 के ऊपर बिके थे डेट वर 5 into x मैं कह सकता हूं, और टिकट जो डे नंबर 3 के ऊपर बिके थे उसको मैं कह सकता हूं 17 times ऑफ द एक्स के बराबर। तो अगर आप टोटल टिकट जो सोल्ड हुए उनको एड अप करते हो तो टोटल कितने टिकट्स बिके, तो टोटल कितने टिकट्स बिके 2x प्लस का 5x प्लस का 17x। तो 5 और 2 7, और 7 और 17 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 24x के बराबर, यानी कि टोटल 24x के बराबर टिकट सेल आउट हुए हैं। अब देखो मुझे रेवेन्यू निकालना है, टोटल रेवेन्यू जो हमने कमाया, हमने जो टोटल पैसे कमाए 3 दिनों में टिकट्स को बेच के, हमें वो पहले कैलकुलेट करना है ताकि फिर हम एवरेज प्राइस निकाल सकें। तो भाई अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि टोटल रेवेन्यू कितना कमाया, तो डे नंबर 1 के ऊपर जो प्राइस थी, डे नंबर 2 पे जो प्राइस थी, डे नंबर 3 के ऊपर जो प्राइस थी, आप उसको मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हो कि भाई देखो डे नंबर 1 के ऊपर 15 रुपए प्राइस थी मेरे टिकट की, डे नंबर 1 के ऊपर 15 रुपए प्राइस थी, और डे नंबर 1 के ऊपर कितने टिकट बिके हैं, डे नंबर 1 के ऊपर जो टिकट सेल आउट हुए हैं ये हुए 2 times ऑफ द एक्स के बराबर, सही है, प्लस के साइन के बाद। डे नंबर 2 के ऊपर मेरी टिकट की प्राइस क्या थी, ये थी 15/2 के बराबर, और डे नंबर 2 के ऊपर कितने टिकट सेल आउट हुए हैं, ये हुए 5x के बराबर, ओके सही है। फिर प्लस का साइन, डे नंबर 3 के ऊपर मेरी टिकट की प्राइस क्या थी, ये थी 5/2 के बराबर, और कितने टिकट्स एक्चुअल के अंदर सेल आउट हुए डे नंबर 3 के अंदर, ये हुए 17x के बराबर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो प्लस करके, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 15 into 2 ये आ जाएगा 30 के बराबर,
और प्लस का साइन 30x से बन गया। 15 5 जार इज, हमें पता है 5 5 25 का 5 2 कैरी और 5 अंदर 5 और 2 का इजाफा, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल 5 अंदर 5 और 2 का इजाफा, तो ये बन जाएगा 75x डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। सही है ना भाई। और फर्दर अगर मैं जाता हूँ आगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 17, और हम सबको पता है कि 17 5 जार किसके बराबर होता है, 17 इंटू 5 बराबर होता है 85 के। तो ये बन जाएगा 85x डिवाइडेड बाई 2 के। तो अगर तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 जार 60x प्लस का 75x प्लस का 85x और नीचे डिवीजन में 2 का 2। अब मैं इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पे एडअप करवा सकता हूँ कि मेरे पास ये क्या बन गया, एक बन गया 85, देन ऑब्वियसली 75, देन ऑब्वियसली 60। सिंपल तरीके से अगर आप वैल्यूज को एडअप करते हो तो क्या बन जाएगा, 5 और 5 आपके पास ये बन गया 10 का 0 और 1, और हमारे पास ये क्या बन गया, सिंपल तरीके से ये हमारे पास आ गया, अल्लाह भला करे, 8 और 7 आपके पास 15, 15 के अंदर अगर आप 6 को जोड़ते हो तो ये आपके पास 21, 21 और 1, ऑब्वियसली आपके पास बन गया 220। या हमारे पास क्या बन गया 220 के बराबर। देखो ये क्या बन गया 220 के बराबर, तो यानी कि ऊपर मेरे पास आ गया 220x और नीचे आ गया 2 का 2। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो मेरे क्या बन जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 0 का 0 और x, यानी कि मेरे पास जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 110x के बराबर। अब अगर आपको एवरेज प्राइस निकालनी है तो एवरेज प्राइस आप इजीली निकाल सकते हो। भाई ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से निकाल लिया, हमारा टोटल रेवेन्यू बन गया, यानी कि टोटल कितने मेरे टोटल जो टिकट्स मेरे सेल आउट हुए उस पर क्या मेरे पास अर्निंग हुई है, 110 के बराबर हुई है। तो अब मैं क्या करूंगा, भाई मैंने टोटल टिकट जो भेजे थे 24x भेजे थे, और मेरे पास टोटल जो पैसे जमा हुए 110 हुए, तो आप सिंपल तरीके से क्या करवा दोगे, 110 को डिवाइड करवा दोगे 24 के साथ, तो x से x कट गया, और 110 डिवाइडेड बाय 24 क्या हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 2 5 जार 10, एक कैरी गया 2 5 जार 10, और अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 12 जार इज 24, तो 55 डिवाइडेड बाय 12, तो मैंने 55 को अंदर रखा, 12 को मैंने बाहर रखा, 12 2 जार इज 24 एंड 12 3 जार इज 36, और हम सबको पता है कि 12 के टेबल में 4 के ऊपर क्या मिलता है 48, तो 12 4 जार इज 48। तो आपके पास 55 में से अगर मैं 48 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 55 माइनस का 48 सिंपल, जाहिर सी बात है ना, आपके पास ये 7 बचेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 15 में से 8 गया 7 बचेगा, और 4 में से 4 0, और ये डेसिमल लगाऊंगा 70 बन गया। अब 12 के टेबल में 70 के लगभग कौन सा नंबर होता है, हमें पता है कि 12 6 जार क्या होता है 72, तो नहीं 12 5 जार क्या होगा, 12 इंटू 5 बराबर होगा 60 के, तो 12 5 जार इज 60, तो यानी कि 4.5 का आंसर आ जाएगा, यानी कि एवरेज प्राइस हमारे टिकट की क्या है 4.5 के बराबर। तकरीबन एवरेज प्राइस किसके बराबर आ रही होगी, 4.5 के बराबर। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो मैं दोबारा से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको देखने में शायद लग रहा होगा मुश्किल है, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एक टिकट है किसी भी कॉन्सर्ट का, वो 15 रुपए का पहले दिन सोल्व हुआ, दूसरे दिन के अंदर वो आपके पास 7.5 का हुआ, तीसरे दिन में 2.5 का हुआ, तो यहां से आपको पर डे की प्राइसिंग मिल गई। फिर आगे एग्जामिनर ने आपको रेशो बताया हुआ था कि तीनों दिन के अंदर जो टिकट सेल आउट हुए हैं उनका रेशो क्या है, कितने टिकट बिके उनका रेशो है 2:5:17। तो हमें पता है रेशो सिंप्लीफाइड फॉर्म को कहते हैं, तो मैंने यहाँ से 2x 5x 17x खुद से कंसीडर किया, दोनों को टोटल कर दिया, तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ गई। टोटल वैल्यू किसकी आ गई, जो टिकट्स मेरे सेल आउट हुए हैं। अब मैंने रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया, रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करा, भाई पहले दिन में जो टिकट की प्राइस थी उसको पहले दिन की जो टिकट्स बिके थे उससे मल्टीप्लाई किया, दूसरे दिन की जो टिकट की प्राइस थी उसको दूसरे दिन की टिकट की जो अमाउंट ऑफ सेलिंग हुई है उससे मल्टीप्लाई किया, तीसरे दिन की टिकट की प्राइस को तीसरे दिन जो टिकट्स बिके हैं उससे मल्टीप्लाई किया, तीनों को एडअप करवाया, टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू को मैंने टोटल नंबर ऑफ टिकट्स अलाउड से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरा पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगी एक टिकट की प्राइस की। सिंपल इज दैट। नेक्स्ट बच्चा बता रहा है सर कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आए हुए थे आपकी मैराथन से, बेसिक मैथ और आईक्यू के 10 एमसीक्यूज आए थे टोटल। वेरी नाइस यार। ऑड वन आउट का क्वेश्चन आया हुआ था, मास्टर गुरु प्रोफेशनल डंगर, बिल्कुल यही ऑप्शन था। ओके तो भाई ऑड वन आउट क्या होगा, डंगर। डंगर तो वैसे पंजाबी का है, उर्दू का वर्ड है, बट स्टिल मास्टर गुरु या प्रोफेशनल आपके एक सेम पैटर्न के आ रहे हैं, बट डंगर इज नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग। सही है ना, तो मास्टर गुरु या प्रोफेशनल आपके सही वर्ड है, डंगर जो है यहाँ पे ऑड वन आउट आ रहा है। हमारे पास आ रहा है यार अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 और 6 का, तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर अर्थमेटिक मीन का जो बेसिक आपके पास फॉर्मूला होता है। तो अगर मेरे पास ये मेरी एक्सट्रीम टर्म्स आ रही है तो 4 प्लस का 6 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 विल बिकम 5 ऑब्वियसली। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेट्स का वेन डायग्राम का आया हुआ है। अब देखो यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ए मेरे पास आ रहा है एक सेट, फिर बी एक आ रहा है, और सी जो है वो बी के अंदर ही मौजूद है, यानी कि बी और सी आपस में सबसेट का रिलेशन रखते हैं, और बी और ए के दरमियान के अंदर आपके पास हाईलाइटेड पार्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई चीज कॉमन ली गई है। सिंपल इज दैट ना। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई आपके पास एक सेट्स की डायग्राम गिवन है, अब माइट बी पॉसिबल इसके ऑप्शन जाहिर सी बात है ऑब्वियसली गिवन होंगे कि यूनिवर्सल सेट आ रहा है, फिर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है जो सेट बी और सेट सी सबसेट आ रहा है, सेट सी सेट बी के अंदर मौजूद है, इसका मतलब सबसेट है, ये कंप्लीट सेट सी के एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट करते हैं।
सेट ए और सेट बी के आपस के अंदर कोई ना कोई इंटरसेक्शन पार्ट है, यानी कि कॉमन पार्ट कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? हाँ, आप अगेन डिपेंड करते हैं ऑप्शंस के ऊपर कि अगर मैं सेट सी के रेफरेंस से बात करूं तो भाई सेट सी पूरा का पूरा सबसेट है सेट बी का, सही है। और शेडेड पार्ट मुझे डिफाइन कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, कि ए और बी आपस में क्या है, इंटरसेक्शन है। और इसके अलावा हमारे पास क्या आ रहा है? अगेन ऑप्शंस आपके बड़े मैटर करते हैं, ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। सो मैं आपको एक रैंडमली गाइड दे सकता हूं कि देखो जैसे ए और बी आपस में इंटरसेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तभी ये आपके पास यहाँ पे शेडेड पार्ट आ रहा है। फिर सेट सी चूंकि सेट बी में मौजूद है, इसका मतलब सेट सी क्या है, सबसेट है सेट बी का, सही है। और हमारे पास ये तमाम की तमाम चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा बता रहे हैं सर ये आपके मैराथन से आया था, सॉल्व फॉर एक्स 12 टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 18 टू द पावर वाई इज इक्वल टू 648, यानी कि ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली मैराथन से आया हुआ था, तो आप उसको वहां से कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सर आज के फास्ट के एमसीक्यूज, अच्छा ये बच्चा लाहौर कैंपस का है, माशाल्लाह से ये बच्चा हमारे लाहौर कैंपस का है। सम ऑफ द फर्स्ट 40 ऑड टर्म्स, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बताया था, सम ऑफ क्यूब्स की सीरीज का क्वेश्चन भी आया था, सम ऑफ द एन नंबर्स ऑफ द ऑड टर्म का क्वेश्चन भी आया हुआ था, यानी कि इस बच्चे की लॉटरी निकल गई, इस बच्चे के पेपर में सारी चीजें ही आ गई यार एक तरीके से। तो भाई देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है कि कभी भी अगर आपके पास सिंपल नेचुरल नंबर की सीरीज आ जाए, सिंपल नेचुरल नंबर्स की सीरीज का अगर फॉर्मूला आ जाए, तो सिंपल नेचुरल नंबर की सीरीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के बराबर। अगर आपके पास नेचुरल नंबर की सीरीज स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, यानी कि सम ऑफ दी नेचुरल नंबर की सीरीज जो कि स्क्वायर की फॉर्म के अंदर हो, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, और नीचे डिवीजन में आता है सिक्स का सिक्स। वाइल अगर आपके पास सिंपल तरीके से सम ऑफ द क्यूब ऑफ द एन नेचुरल नंबर की सीरीज का फॉर्मूला आ जाए, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जहन में रखिएगा, दे आर दी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और फॉर्मूला ही बता देता हूँ। कभी भी अगर ऑड नंबर की सीरीज आ जाए, तो ऑड नंबर की सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल एन स्क्वायर के बराबर। वाइल अगर इवन नंबर की सीरीज आ जाए, तो इवन नंबर की सीरीज को सम निकालने का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन। तो अब देखो जैसे कि सम ऑफ द फर्स्ट 40 ऑड टर्म्स आपको बताने थे, तो सिंपल 40 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अगर सम ऑफ द फर्स्ट 40 ऑड टर्म्स बताने हैं, तो सिंपल 40 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऑड टर्म की सीरीज निकालने का फॉर्मूला एन स्क्वायर होता है। सम ऑफ द एन नंबर्स ऑफ द ऑड टर्म्स, तो उसको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा हुआ है, इसका मतलब सम ऑफ द क्यूब्स की सीरीज वाला एमसीक्यूज था, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। याद रखिएगा ये फॉर्मूलाज हमेशा इनिशियल से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूलाज हैं, नेचुरल नंबर कहती है वन से स्टार्ट होने वाले हैं। अगर लेट सपोज आपके पास एग्जामिनर कहता है ना, आपको एग्जांपल देता हूँ एक, अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि लेट सपोज टू का क्यूब प्लस, चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ एग्जामिनर कह रहा है फाइव का क्यूब है, फिर सिक्स का क्यूब है, अप टिल टेन का क्यूब, यानी कि फाइव से लेके टेन तक की जो आपके पास नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, इनकी क्यूब का सम बताइए। अब बच्चे यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा पहले, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जब वन से लेके आपको नेचुरल नंबर्स की सीरीज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फाइव से मांगा हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है कि भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर हम क्या करेंगे, हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं कि सबसे पहले आप वन से लेके टेन तक की क्यूब की सीरीज का सम निकालो, उसके बाद आप क्या करो, जो भी रिमेनिंग नंबर्स है ना, आप उनको माइनस करवा दो। कैसे? कि उसके बाद मैं वन से लेके फाइव तक की सीरीज का सम कैलकुलेट कर लूंगा, तो मेरे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, फाइव से लेके टेन तक का। यानी कि देखो कभी भी पेपर में ये क्वेश्चन बच्चे के पेपर में आज आया हुआ है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि देखो कभी भी अगर एग्जामिनर आपसे कहता है ना कि भाई फाइव का क्यूब है, सिक्स का क्यूब है, सेवन का क्यूब है, या फिर लेट सपोज एग्जामिनर कहता है 20 के क्यूब से लेके 30 के क्यूब तक की सीरीज का सम बताओ, तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस को फिर सॉल्व कैसे किया जाता है कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई सम ऑफ द क्यूब की सीरीज आपको कैलकुलेट करनी है, मगर वो वन से स्टार्ट नहीं हो रही, तो कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि भाई लेट सपोज मैं वन से लेके टेन तक की सीरीज का पहले सम निकालूंगा, सही है, फिर वन से लेके फाइव तक की सीरीज सम निकालूंगा, दोनों को माइनस करवाऊंगा, तो अल्टीमेटली फाइव से लेके टेन तक की क्यूब का सम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास 20 की क्यूब है, फिर 21 का क्यूब है, तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 20 से लेके 30 तक के क्यूब का सम बताइए। तो अब मुझे पता है कि मुझे अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो वन से स्टार्ट होता है, तो मैं क्या करूंगा, लॉजिक क्या अप्लाई करूंगा कि भाई मैं पहले वन से लेके 19 तक का सम निकाल लूंगा। यानी कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं वन से लेके पहले एक काम कर लूं, वन से लेके 30 तक का मैं पहले सम कैलकुलेट कर लूंगा क्यूब के अंदर, फिर उसके अंदर से मैं वन से लेके 19 तक के सम के फॉर्मूले निकाल के उसको माइनस करवा दूंगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा मैंने क्या बात कही? कि देखो अगर 20 से लेके 30 तक का मुझे सम कैलकुलेट करना है, 20 से लेके 30 तक के क्यूब की सीरीज का सम मुझे कैलकुलेट करना है, तो पहले आप वन से लेके 30 के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फिर वन से लेके 19 पे अप्लाई कर दो, सिंपल इज दैट। यानी कि वन से लेके 30 पे फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये बन जाएगा 30 इंटू
30 प्लस का 1 31, नीचे डिवीजन में 2 होल पावर का स्क्वायर, माइनस फिर एक दफा 1 से लेके 19 तक का सम अगर निकालना है तो 19 इंटू 19 प्लस 1 20 डिवाइडेड बाय 2 और बाहर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो पहले मैंने 1 से लेके 30 तक का सम निकाल लिया, फिर 1 से लेके 19 तक का सम निकाल लिया, दोनों को सेपरेट करवाऊंगा तो अल्टीमेटली 20 से लेके 30 का सम आ जाएगा। सिंपल है, क्या मुश्किल बात है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 2 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 8, 5 इज इक्वल टू 15, व्हाट विल बी 6 इक्वल टू। ये आईक्यू का क्वेश्चन आ रहा है। जो बच्चे कह रहे थे ना सर आईक्यू के क्वेश्चन बताएं, आईक्यू के क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ये आईक्यू का क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 2 तुम्हारे पास अगर बराबर है 0 के, और 3 बराबर है किसके 3 के, और 4 बराबर है 8 के, और 5 बराबर है किसके 15 के, तो बताइए 6 इसके बराबर होगा। ओके, 6 इसके बराबर होगा। तो अगर मैं एक पैटर्न देखूं तो 0 इंटू 0, 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 इंटू 5, सही है ना, पैटर्न बन गया ना आपके पास। यहाँ पे और से देखो 1 2 3, अगला नंबर 4 होगा, यहाँ पे अगला नंबर 6 होगा, तो 24 के बराबर होना चाहिए मेरी नजर में, 24 के बराबर होना चाहिए भाई। सही है, ये सीरीज क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रही है, बड़ी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, सिंपल है, तो 24 आ जाएगा। एडवांस मैथ्स में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मैथमेटिकल इंडक्शन यूज फॉर। मैथमेटिकल इंडक्शन किस काम के लिए यूज होती है भाई, बहुत सारे पर्पस होते हैं इसके। तो मैथमेटिकल इंडक्शन इज यूज फॉर, तो मैथमेटिकल इंडक्शन नॉर्मली यूज होती है बेटा आपके पास सिंपल तरीके से किस काम के लिए। मैथमेटिकल इंडक्शन इज यूज फॉर दी यूजिंग नेचुरल नंबर्स को प्रूव करने के लिए, या फॉर्मूलाज अलजेब्रा के ड्राइव करने के लिए, तो बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर ने क्या मांगा हुआ है। मैथमेटिकल इंडक्शन वैसे यूज किस काम के लिए होती है आपके पास, यूज होती है नेचुरल नंबर्स की स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, या फिर आपके बेसिक अलजेब्रा के फॉर्मूलाज निकालने के लिए, तो इसके लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग, अच्छा ये वाली चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ये साइड का क्वेश्चन भी देख लिया। अच्छा भाई, एक और हमारे देखो, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये भी मैंने मैराथन में आप लोगों को बताया हुआ है। एग्जामिनर कह रहा है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू पाई बाय 2, 2 साइन थीटा बाय थीटा। तो भाई सिंपल आपके पास क्या आ रहा है, पाई बाय 2 के ऊपर थीटा अप्रोच कर रहा है, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, तो 2 का 2 साइन पाई बाय 2, यानी कि साइन पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, साइन पाई बाय 2 इज ऑब्वियसली इक्वल टू 1, नीचे भी ये आ जाएगा पाई बाय 2 आ जाएगा, तो भाई सिंप्लीफाई डायरेक्टली हो जाएगा ना ये, तो साइन पाई बाय 2 चूंकि 1 के बराबर होता है, और नीचे वाला पाई बाय 2 मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 का 2 इंटू 2 बाय पाई, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 बाय पाई के बराबर, किसके बराबर आ जाएगा 4 बाय पाई के बराबर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ रहा था, मैंने आपको क्वेश्चन थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। सही है ना भाई, सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, डेट्स अ वेरी बेसिक लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है सर इक्वेशन टू फाइंड द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ लाइन, यानी कि हमें इक्वेशन बतानी थी अगर मुझे एंगल निकालना है पेयर ऑफ लाइन के दरमियान में। अब देखो आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर तो आपके पास दोनों लाइंस का, अगर तो आपके पास, जरा गौर से बात समझिएगा, अगर तो आपको यहाँ पे दो डिफरेंट लाइंस गिवन है और आपको उनके दरमियान में एंगल कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने का तो अलग फॉर्मूला होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और अगर आपको दोनों लाइंस का स्लोप आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा m2 माइनस का m1, और नीचे डिवीजन के अंदर 1 प्लस का m1 इंटू m2, एक फॉर्मूला ये होता है। बट अगर एग्जामिनर कह रहे हैं पेयर ऑफ लाइंस, यानी कि होमोजीनियस अगर लाइंस आ रही हैं, तो फिर वहां पे एंगल निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। देखिएगा, अगर तो आपकी होमोजीनियस लाइंस आ रही हैं तो उसका एंगल कैलकुलेट करने का फिर फॉर्मूला टोटली डिफरेंट होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट का टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ जाता है, 2 का 2 अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी, और नीचे डिवीजन के अंदर आपके पास क्या आता है, सिंपल ए प्लस का बी एज इट इज का एज इट इज, ये इसका फॉर्मूला होता है अगर पेयर ऑफ लाइंस यानी कि होमोजीनियस लाइंस अगर आ रही हैं, तो ये फॉर्मूला फिर आपके पास अप्लाई हो रहा होगा। सही है ना भाई, ये बेसिक चीज है। आपको वैसे मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास थीटा बराबर है 0 के तो लाइंस कोइंसिडेंट आ रही हैं, थीटा बराबर है पाई बाय 2 के तो लाइंस परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल आ रही हैं, यानी कि अगर एच स्क्वायर माइनस का ए बी अगर बराबर है 0 के, या अगर ए प्लस बी बराबर है 0 के, तो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, ये होमोजीनियस लाइन से कॉन्सेप्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर इंटू डीएक्स, इसकी इंटीग्रेशन बतानी है। ओके परफेक्ट, ये क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन को तरीके से लिख दो ना, नीचे वाली टर्म को नीचे से अगर मैं ऊपर लेकर जाता हूं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर और ई स्क्वायर दोनों ही कांस्टेंट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ई स्क्वायर गिवन है। मैंने आपको ये बात बहुत बार बताई हुई है कि बेटा सिंपल ई जो होता है नेचुरल नंबर होता है, सही है ना, यूलर्स नंबर इसको कहा जाता है, ई की पावर एक्स एक आपका वेरिएबल फंक्शन होता है, तो यहाँ पे सिंपल ई लिखा हुआ है। अच्छा, अंडर रूट के अंदर है तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में नेगेटिव का हाफ आ जाएगा, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हो, आपके पास ये सिंपल कांस्टेंट आ रहा है ए स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर पावर में नेगेटिव का हाफ, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है बेटा। तो भाई इसके ऊपर तो आप इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे करोगे, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही होती है उसको उठा के आप पहले लिख देते हो, तो मैं डायरेक्टली इसको जो भी मेरा एक कांस्टेंट आ रहा है ना उसको उठा के मैं पहले लिख देता हूँ, और सिंपल जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है वेरिएबल यहाँ पर आ जाएगा। बेसिक चीज है यार। अगर तो ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि देखो
ए भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है। तो अगर सिंपल ए स्क्वायर और ई स्क्वायर गिवन था आपको, तो आपने सिंपल क्या करा, आपने कांस्टेंट को पहले लिखा और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इंटीग्रेशन ऑन टू क्या होगी, तो भाई टू की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2x के बराबर। या फिर बहुत दफा आता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होगी, तो जीरो कांस्टेंट है पहले आ गया, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई करो वेरिएबल आ जाएगा फिर प्लस का सी यानी कि कांस्टेंट। तो जीरो इंटू एक्स खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो प्लस का सी यानी कि सी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि एस क्या होता है, यानी कि सेमी पैरामीटर की वैल्यू पूछ रहा है। सेमी पैरामीटर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू के। हीरोज लॉ के अंदर हीरोज लॉ क्या होता है, हीरोज लॉ होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एस इंटू आगे आ जाएगा एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी और आगे आ जाएगा मेरे पास एस माइनस का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है इसमें एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द एरिया। एरिया निकालना है अगर साइड बी आपको गिवन है, साइड सी आपको गिवन है और अल्फा का एंगल गिवन है। तो भाई ये बेसिक चीज है यार, आपको दो एंगल्स गिवन है और एक आप दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, कैसे निकालोगे भाई। बेसिक चीज है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई टू का वन बाई टू। ये वाली आपको दो साइड्स गिवन है, सही है ना, ये दो साइड्स आपको गिवन है, मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा का साइन अल्फा। तो बी गिवन है 6 के बराबर, सी गिवन है मेरे पास 4 के बराबर, साइन अल्फा यानी कि साइन 60 डिग्री आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये बन गया 4 6 24 डिवाइडेड बाई टू। साइन 60 बराबर होता है √3/2 के। तो टू 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 जार फोर, तो 4 6 = 24, तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 अंडर रूट 3 के बराबर। या तो ये आपको आंसर गिवन होगा, अगर एग्जामिनर कहता है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो बेटा आपको अंडर रूट 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1.4 होती है। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7 के बराबर, सही है ना। तो 6 × √3 का मतलब क्या है, 6 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल 17 6 क्या होता है, 17 × 6 बराबर होता है किसके, 102 के। तो एक डेसिमल लगा दो, क्योंकि एक डिजिट पहले डेसिमल आ रहा है तो आंसर में भी एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, 10.2 के बराबर आपका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आ रहा है, क्या कहा था मैंने भाई, सरकम सर्कल हो गया, सरकम रेडियस हो गया, इनके क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सरकम सर्कल इफ ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 5। तो सरकम रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी और नीचे डिवीजन में 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहले तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला ओपन करोगे हीरोज लॉ के ऊपर, तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको हीरोज लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी, ऊपर लिखा हुआ भी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ भाई, इतनी फनकारी करने का टाइम नहीं है। एस किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए बराबर है 3 के, बी बराबर है किसके 4 के, सी बराबर है किसके 5 के, नीचे डिवीजन में 2 का 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 और 4 9, 9 प्लस का 3 12, तो 12/2, तो ये आ जाएगा सिंपल 6 के बराबर। अब हीरोज लॉ को अप्लाई कर देता हूं, तो एस किसके बराबर आ गया 6 के, आगे 6 माइनस का ए, एस माइनस का ए, तो ए बराबर है किसके 3 के, फिर एस माइनस का बी, तो ये आ जाएगा 6 माइनस का 4, देन ये आ जाएगा एस माइनस का सी यानी कि 6 माइनस का 5। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाऊं तो 6 का 6, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, तो 3 2 जार 6 और 6 6 जार 36, तो √36 आ गया, √36 होता है 6 के बराबर ही। तो मेरे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 6 आ गया। तो अब सिंपल वैल्यूज को डाल दो, ए की जगह पे 3 आ गया, बी की जगह पे 4 आ गया, सी की जगह पे 5 आ गया और नीचे 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो कि 6 के बराबर आया। तो 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार इज 6, 4 1 जार से 4 से कट गया, तो 5/2 के बराबर मेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल इज दैट। एरिया ऑफ अ सर्कम सर्कल मेरे पास आ गया। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर भाई, एक एक चीज आपको बैचेस के अंदर पढ़ाई हुई है, कोई भी बच्चा ये बोल नहीं सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये चीज पढ़ाई नहीं गई, एक एक चीज आपको कवर अप करवाई गई। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा जो महंगे बेकार कोचिंग सेंटर में बैठे हुए होगे ना, आगे पढ़ा मेरे यूट्यूब से ही होगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी हुई है भाई। तो कोई भी आपका दोस्त किसी कोचिंग में भी 10,500 रुपए देके बैठा हुआ होगा ना, आगे पढ़ यहीं से तालीम हासिल कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल बताइए अगर लेंथ बराबर है किसके, लेंथ बराबर है 6 यूनिट्स के। आगे कहता है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, लेंथ अगर 6 के बराबर है और सरकमफेरेंस गिवन है, तो भैया कैसे सॉल्व करोगे। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 का 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अच्छा भैया जी, अब देखो मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, मुझे पता है कि भाई मेरे पास एक फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो अगर कहीं पे थीटा नहीं गिवन तो मैं इसको चेंज करवा सकता हूँ, एस डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू थीटा। तो इसको मैं चेंज करवा लेता हूं, तो ये बन जाएगा 1/2 का 1/2 आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, थीटा की जगह पे आ गया एस बाय आर, आर से आर कट गया। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का एक और फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 आर इंटू एस। तो आपको सरकमफेरेंस गिवन है, सरकमफेरेंस का अपना फॉर्मूला होता है 2 पाई आर के बराबर, सरकमफेरेंस की वैल्यू गिवन है 26। तो क्या बन जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 26 डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 का 1/2 आर किसके बराबर आ गया,
26 डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर। और s यानी कि लेंथ आपको क्या गिवन है 6 यूनिट्स के बराबर। तो ये बन गया भैया 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार इज 6, फिर 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार इज 6। तो 13 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 13 3 जार क्या होता है, 13 इंटू 3 बराबर होता है 39 के। तो 39 डिवाइडेड बाय पाई मेरा आंसर होगा। अब डिपेंड करता है, एग्जामिनर ने यही ऑप्शन दिया हुआ था, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 39 डिवाइडेड बाय पाई को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा तो दो तरीकों से कर सकते हो, या तो 22 डिवाइड बाय 7 लिख दो, या फिर यहाँ पे आप लिख दो 3.142। तो पाई किसके बराबर होता है, 3.142 के बराबर होता है। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई फिर या तो इस पैटर्न के ऊपर करो जाके। अब डिपेंड करता है कैसे करना है आपको, तो दो चीजें यहाँ पे मैटर कर रही है। 30 आसान तरीका ये कि डायरेक्टली 39/3 करके चेक कर लो। 39/3 मैं चेक करता हूँ, 0.142 को भी इग्नोर कर दो। तो 3 के टेबल में 30 आता है 10 के ऊपर, 11 जार 33, 12 जार 36, और 13 जार क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल तरीके से 3 इंटू 13 किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है 39 के बराबर होगा। परफेक्टली मैच कर रहा है। तो यानी कि चूंकि 0.142 है ना, तो 11 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर होगा। मुझे फर्दर डिसॉल्व करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि देखो 13 जार इज 39, तो मेरा नीचे जो एक्चुअल वैल्यू थी 0.142 यानी कि उससे बड़ी वैल्यू है थोड़ी सी। तो मेरा आंसर 11 पॉइंट या 10 पॉइंट के अराउंड का कोई आंसर आ रहा होगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको यही गिवन था या क्या चीज गिवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल क्लास के अंदर बताया था, जो बच्चे इन्होंने लेट कमर्स थे भाई उनके लिए मैंने कल एक सेट सी क्लास ली थी। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं डेरिवेटिव लेके बताइए साइन इंटू एक्स की पावर 5 के। तो साइन इंटू एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये बराबर होगा कॉस के, और आगे एंगल आ रहा है एक्स की पावर 5, फिर आगे जाके आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4। व्हाट विल बी द फोसाई ऑफ अ हाइपरबोला। आपको एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है फोसाई बताइए हाइपरबोला का। कोई मसले की बात नहीं है भाई, कैसे सॉल्व करोगे, फोसाई का क्वेश्चन काफी सारे बच्चों के पेपर में आया हुआ है। तो भाई देखो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू के बाद 1। तो बेटा देखो फोसाई निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा हाइपरबोला के क्वेश्चन के अंदर, हाइपरबोला के अंदर जो वेरिएबल पॉजिटिव होता है ना उसके नीचे आपको ए स्क्वायर मिलता है, जो वेरिएबल पॉजिटिव होगा उसके नीचे ए स्क्वायर मिलेगा, जो नेगेटिव है उसके नीचे बी स्क्वायर मिलेगा। और हाइपरबोला के अंदर सी स्क्वायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर है 1 के, बी स्क्वायर बराबर है 8 के, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 के, तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपल तरीके से प्लस माइनस के 3 के। तो अगर मुझे फोसाई बताना है तो कैसा हाइपरबोला आ रहा है, तो देखो जो वेरिएबल पॉजिटिव होता है उसका ट्रांसफर एक्सेस होता है, मेजर एक्सेस होता है, तो एक्स एक्सेस का हाइपरबोला आ रहा है, तो यानी कि मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 3,0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि व्हाट विल बी द कॉनिक द कोफिशिएंट ऑफ एन इलिप्स आर सेम, व्हाट विल बी द कॉनिक इफ द कोफिशिएंट ऑफ एन इलिप्स आर सेम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे बच्चों को तो ये बात याद रहनी चाहिए कि मेरे प्यारे शागिर्दों याद रखिएगा सर्कल की पहचान क्या होती है। सर्कल कहते हैं एक ऐसी फिगर को जिसके पास एक्स स्क्वायर भी आ रहा हो, जिसके पास वाई स्क्वायर भी आ रहा हो, और ये दोनों के दोनों कोफिशिएंट क्या हो, हमेशा सिमिलर हो। कोफिशिएंट हमेशा सेम होने चाहिए, और इनके साइंस भी क्या होने चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के सेम होने चाहिए। साइंस भी क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए। वाइल इलिप्स की पहचान क्या होती है, इलिप्स की पहचान ये होती है कि इलिप्स के अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट होंगे, कोफिशिएंट हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। साइंस ऑल्दो हमेशा सेम होने चाहिए, साइंस हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सही है। वाइल हाइपरबोला की पहचान क्या होती है, हाइपरबोला की पहचान ये होती है कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो लाजमी तौर पे मौजूद होंगे, मगर साइंस हमेशा इनके डिफरेंट होने चाहिए, साइंस हमेशा इनके डिफरेंट होने चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग। तो भाई एग्जामिनर पूछ रहा था कि अगर एक ऐसा एलिप्स आ जाए जहां पे कोफिशिएंट सेम हो जाए, तो ऐसे एलिप्स को हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे बेटा। क्योंकि बेटा ऐसा एलिप्स जहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो जाए तो फिर वो एलिप्स नहीं होता, वो सर्कल कहलाता है, सही है। आपको इनकी एसेंट्रिसिटीज याद होनी चाहिए कि सर्कल की होती है 0, इलिप्स की होती है ग्रेटर देन 0 लेसर देन 1, हाइपरबोला की होती है ग्रेटर देन 1, पैराबोला की होती है एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है √2। आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट के फॉर्मुलाज इनके याद होने चाहिए, आपको इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्मुलाज याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई सिंपल तरीके से ओमेगा की पावर 6001 प्लस ओमेगा की पावर 6002 प्लस ओमेगा की पावर 6003, इसको सॉल्व करने का तरीकेकार मैंने आप लोगों को अगेन मेरे लेक्चर से लिया गया क्वेश्चन है बेटा। मैंने इसको सॉल्व करने की आपको एक शॉर्टकट बताई थी, कभी भी ओमेगा के ऊपर अगर हायर पावर आ जाए ना तो उस पावर को डायरेक्टली 3 के ऊपर डिवाइड करवाओ, जो भी रिमाइंडर बचे वो ओमेगा की पावर लिख दो। लेट सपोज जैसे 6001 आ रहा है, तो 6001 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 6 होता है, खत्म हो गया, जीरो आ गया। ऊपर वाले दो जीरो को जब नीचे लेकर आऊंगा तो यहाँ पे दो जीरो आएंगे, और ऊपर से नीचे वन आ गया। तो वन तो हमारे पास 3 के टेबल के ऊपर नहीं आता, तो ये रिमाइंडर मेरा 1 का आ रहा है।
तो यानी कि मैं 6001 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं 6001 की जगह पे ओमेगा की पावर 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ओमेगा की पावर 6001 किसके बराबर है, ओमेगा की पावर 1 के। सिमिलरली जैसे कि मेरे पास आ रहा है 6002, इसको भी 3 के ऊपर डिवाइड करवाइए तो 3 2 6, खत्म हो गया। ऊपर वाले 2 जीरो नीचे आएंगे तो 2 जीरो के 2 जीरो, ऊपर से नीचे 2 आ जाएगा, तो 2 मेरा रिमाइंडर बच रहा है, तो ये आ गया ओमेगा का स्क्वायर। फिर देखो मेरे पास आ रहा है 6003, तो अगेन 3 पे डिवाइड करवाऊंगा तो 3 2 6, खत्म हो गया। ऊपर वाले 2 जीरो जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, और ऊपर से अब नीचे 3 भी आएगा, तो भाई 3 1 3, ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो अब की बारी में ओमेगा की पावर 0 बन जाएगा, तो जो भी रिमाइंडर आता है उसको पावर में लिख देते हो, तो बन गया ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर। और दुनिया में किसी भी टर्म की अगर पावर 0 या 1 के बराबर होता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या होता है आपके पास, सिंपल तरीके से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम बराबर होता है 0 के। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है आयोटा की पावर 10 कह रहा है किसके बराबर होगा, आयोटा की पावर 10 कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसको ब्रेक डाउन करवा लीजिए। क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू पावर 5 के, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के पावर में 5, तो चूंकि पावर कैसी आ रही है ऑड, ऑड पावर नेगेटिव साइन को नेगेटिव रहने देगी, क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए की पावर टी और वाई इज इक्वल टू टी की पावर 9। सही है, नहीं टी की पावर ए कह रहा है या 9 कह रहा है, ए कह रहा होगा। तो एक्स इज इक्वल टू यानी कि आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे किस तरह की इक्वेशन आ रही है, चेन रूल का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई एक्स इज इक्वल टू ए की पावर में टी आ रहा है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और वाई इज इक्वल टू टी की पावर ए। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भैया इसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स बताओ। तो भाई पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव लो, सिंपल तरीके से कैसे लोगे, अगर मैं टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना चाहता हूं तो एक सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ए की पावर टी का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल डेरिवेटिव के अंदर एक्सपोनेंट, कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, कि एक दफा अपने कॉमन एक्सपोनेंट को लिखोगे, फिर सिंपल तरीके से ln a का ln a, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो टी का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। अब अगर मुझे टी की पावर ए का डेरिवेटिव लेना है तो टी की पावर ए का डेरिवेटिव क्या होगा, तो अगेन ये आपके पास यहाँ पे पावर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपकी जो बेस है ना वो आपकी क्या आ रही है, वेरिएबल, क्योंकि टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए कांस्टेंट है पहले आ गया, फिर टी की पावर के अंदर ए माइनस का 1, तो ये आपके पास सिंपल बन जाएगा। अब इसको अगर मैं डिवाइड करवाऊं आपस के अंदर तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये बन जाएगा ए इंटू टी की पावर में ए माइनस का 1, और नीचे डिवीजन में ए की पावर टी इंटू एल एन ए का एल एन ए इंटू एल एन ए का एल एन ए। इसको अगर थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखो तो नीचे वाला ए की पावर टी नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए की पावर में 1 माइनस का टी, क्योंकि भाई ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव का टी बन जाएगी, और व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई देयर बेसिस आर सेम देयर पावर इज ऑलवेज एडेड, तो ये बन जाएगा ए की पावर 1 माइनस का टी इंटू टी की पावर में ए माइनस का 1 एज इट इज, और नीचे एल एन ए का एल एन ए, ये इसका फाइनल आंसर आ रहा होगा, सिंपल इज डेट, क्या मुश्किल बात है इसका। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है 1 के ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का एक्स, तो पहले चेक कर लो डाल के भाई, एक्स की वैल्यू अप्रोच कर रही है 1 के ऊपर, तो 1 माइनस का 1 और नीचे भी 1 माइनस का 1, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 0 की फॉर्म बन रही है, इंटरमीडिएट फॉर्म, तो आप एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लो, एक्स का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, माइनस का 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 और नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव का 1 हो गया। अब जहां जहां एक्स आ रहे हैं 1 डाल दो, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 और नीचे नेगेटिव का 1 एडिट, तो ये आ जाएगा नेगेटिव के 2 के बराबर मेरा आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन और बच्चों ने शेयर किया बेसिक मैथ से, मेरी यूट्यूब वीडियो पे कमेंट भी किया कि सर मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था 24 डिवाइडेड बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6 इंटू -6। अब देखो अगर तो ये क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में गिवन है 24 डिवाइडेड बाय -6, फिर मल्टीप्लाई बाय -6 माइनस का, फिर माइनस का 6, तो भाई बॉड मैथ्स के हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, बॉड मैथ्स तो उसको अप्लाई करते हैं, तो बॉड मैथ्स का मतलब क्या होता है, बॉड मैथ्स कहते हैं कि भाई ब्रैकेट, उसके बाद आपके ऑर्डर, देन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं बॉड मैथ्स को अप्लाई करने के ऊपर जाऊं तो पहले हम लोग क्या करते हैं भैया, हमारे पास डिवीजन सबसे पहले आ रहा है तो डिवीजन पहले करवा देते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 24 होता है, तो नेगेटिव का 4 बन गया, फिर मल्टीप्लाई है किसके साथ, -6, फिर आगे नेगेटिव नेगेटिव और एक और 6 आ रहा है, सही है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि बॉर्ड मैथ्स के तहत मल्टीप्लीकेशन फिर आती है, सही है ना, तो मैं मल्टीप्लीकेशन करवा के चेक कर लेता हूँ। तो -4 इंटू -6 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास पॉजिटिव का 24, फिर माइनस इंटू माइनस का 6, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल प्लस का 6, तो 24 प्लस का 6 30 मेरा आंसर आना चाहिए। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए चलूं, अगर मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आ रहा था 24 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 6 मल्टीप्लाई -6, फिर माइनस इंटू माइनस का 6, अगर ये मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था तो आप इस पैटर्न के ऊपर इसको लेके चल रहे होगे बेटा, क्लियर है। अच्छा भाई एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया, एग्जामिनर कहता है सर y इज इक्वल टू e की पावर 2x का डेरिवेटिव बताना था, ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव के अंदर सिंपल तरीके से आपने क्या अप्लाई करना है, नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला,
तो एक दफा लिखोगे e की पावर 2x को, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 के बराबर। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल इज दैट, क्या मुश्किल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैंने आपको मैराथन में भी करवाया था, इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स। मैंने क्या कहा था, इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है, आपने एक सिंपल वे में किस तरीके से सॉल्व करना है। x इंटू साइन एक्स का क्या मतलब है कि भाई जो एल्जेब्रिक फॉर्म आ रही है इसको आप u कह दो, इसको आप v कह दो, सही है ना भाई। आप इसको एल्जेब्रिक फॉर्म को आप u कह दोगे, इसको आप v कह दोगे। इसकी मैंने शॉर्टकट आपको बताई थी, इधर u लिखो इधर v को लिखो। तो u वाली टर्म आ रही है एल्जेब्रा और v वाली टर्म आ रही है साइन एक्स, तो एल्जेब्रिक टर्म का डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर साइन एक्स की इंटीग्रेशन लो, साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी मेरे पास नेगेटिव का कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का साइन एक्स। अब आपको क्या करना है भैया, सिंपल तरीके से ऐसे करके लाइनें बना दो, ऐसे करके लाइनें बना दो, ये प्लस की लाइन आ गई, ये माइनस की लाइन आ गई। अब फाइनली इनको मल्टीप्लाई करवा दो। इंटीग्रेशन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ही है, ये सर हाशिम की शॉर्टकट है बेटा, इसलिए कहता हूं बैचेस के अंदर तमाम शॉर्टकट पढ़ाई जाती है आप लोगों को। तो भाई प्लस माइनस का माइनस तो क्या बन गया, ये बन गया माइनस का एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस माइनस पॉजिटिव का ये बन गया साइन एक्स। अगर चाहो तो आप इसको सिंपल वे में यू इंटू वी के फॉर्मूले पे भी सॉल्व कर सकते हो, डेट इज बाय पार्ट्स फॉर्मूला, उस पर भी सॉल्व करोगे आंसर आपका यही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x होल पावर में 10, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये क्वेश्चन आ रहा है, ओके कोई मसले की बात नहीं है भाई। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे भाई, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है लॉजिक। क्या कह रहा है एग्जामिनर, क्वेश्चन आ रहा है x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x होल पावर के अंदर आ रहा है 10। तो भाई यहाँ पे देखो r की वैल्यू निकालने की एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, r निकालने का शॉर्टकट क्या है कि r बराबर होता है किसके, एन पी माइनस का m डिवाइडेड बाय p प्लस का q। n का मतलब होता है बाइनोमियल टर्म की पावर, p कहते हैं फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर, q कहते हैं सेकंड टर्म में जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर, m कहते हैं रिक्वायर्ड पावर ऑफ x। तो अगर मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी है तो यानी कि x की पावर 0 है, तो m की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर, सही है। तो n क्या है, n आ गया 10 के बराबर, p बराबर है किसके, फर्स्ट टर्म के जो वेरिएबल है उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं यानी कि पावर 1 आ रही है, माइनस का m बराबर है 0 के, p बराबर है किसके 1 के, सेकंड टर्म में जो वेरिएबल आ रहा है x, तो x की पावर क्या है 1 के बराबर। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा r आ जाएगा 5 के बराबर। अब आप इसको सॉल्व करवा लीजिए बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले के ऊपर। तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, ये कहता है सिंपल तरीके से आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू टी आर प्लस का 1 इज इक्वल टू एन कम्बिनेशन आर। तो एन बराबर है 10 के कम्बिनेशन आर, आर आ गया शॉर्टकट के ऊपर 5 के बराबर। ए किसके बराबर है, ए बराबर है एक्स के, पावर में आ जाएगा 10 माइनस का 5, और बी किसके बराबर है, बी बराबर है 1 डिवाइडेड बाय एक्स के, पावर में आ जाएगा आर यानी कि 5। सिंप्लीफाई करवा दो, 10 कम्बिनेशन 5 क्या होता है, 10 फैक्टोरियल, 10 में से 5 गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको ओपन करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 फैक्टोरियल पे जाकर रोक दोगे, और एक 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 120 के, 10 से एक जीरो भी कट गया, 6 1 6 एंड 6 2 12, 2 1 2 इंटू 4 8। तो क्या वैल्यू बच गई, 9 4 और 7। तो 4 इंटू 9 बराबर होता है 36 के, तो 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 क्या हो जाएगा 36, 36 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ 7 6 42 का 2 4 कैरी 3 7 इज 21, 21 के अंदर 4 का इजाफा 25, 252 आ गया ना बेटा, क्या आ गया 252। और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, x की पावर 5 से जाहिर सी बात है x की पावर 0 ही आएगा। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मेरे पास फाइनली आंसर आ गया। बताओ भाई क्या मुश्किल बात है, सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स द रीजन कि आई कैन सॉल्व इन अ वेरी फास्ट मैनर, कि भाई आप लोगों को तमाम बातें पढ़ाई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भैया कैलकुलेट करके बताओ इंटीग्रेशन 5x की पावर n इंटू 5 प्राइम एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला। कि भाई देखो फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है और बाहर फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, तो पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी फंक्शन आ रहा है उसकी पावर में एक इजाफा करो ऊपर, उसको एक दफा नीचे लिख दो, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। क्या मुश्किल बात है भाई, इंटीग्रेशन का सिंपल पावर फॉर्मूला, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल तरीके से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली मैराथन से आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था साइन 5 थीटा की वैल्यू याद करके जाइएगा। साइन 5 थीटा के ऊपर आप डायरेक्टली फॉर्मूला ब्रेक करने के ऊपर नहीं जा सकते, सुबह से शाम हो जाएगी। तो साइन 5 थीटा की वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, ये बराबर होती है किसके, 16 टाइम्स ऑफ साइन 5 स्क्वायर, साइन की पावर 5 थीटा, 16 टाइम्स ऑफ साइन की पावर 5 थीटा, माइनस का 20 इंटू साइन क्यूब थीटा, और आगे आता है प्लस का 5 साइन थीटा के बराबर। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है मैराथन के अंदर, छठा या सातवां क्वेश्चन होगा, मैंने वहां पे भी करवाया भाई। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आइस वाला आया हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मैंने आपको क्या कहा था, एक क्वेश्चन बहुत आपको मिलेगा आइस का,
आइस का मतलब क्या होता है? आइस ये अमेरिका वाली आइस नहीं है जो आजकल रीडे मार रही है भाई, ये है इन रेडियस, ये है सरकम रेडियस, ये है स्क्राइब रेडियस। तो इन रेडियस का रेशो अगर सरकम रेडियस, इन रेडियस का रेशो अगर सरकम रेडियस के साथ हो और इसका रेशो अगर स्क्राइब रेडियस के साथ हो, तो इसका रेशो का फॉर्मूला होता है 1:2:3 के बराबर। यानी कि इन रेडियस का रेशो इंटू सरकम रेडियस इंटू स्क्राइब रेडियस बराबर होता है किसके? 1:2:3 के बराबर। हमेशा इस चीज को जहन में रखिएगा, पेपर के अंदर बेतहाशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको खुदारा मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है, अल्लाह भला करे, किसके ऊपर? डायग्राम का क्वेश्चन आ रहा है आईक्यू का, कि एक सर्कल से दो सर्कल हो गए, एक पे शेड आ गया, फिर तीन सर्कल से क्या होगा? छह सर्कल होने चाहिए यार, डबल होने चाहिए। अब दो ही पैटर्न, एक ही पैटर्न गिवन है, कम से कम दो पैटर्न होते तो बंदा कुछ बताए ना यार। एक ही पैटर्न गिवन है यहाँ पे तो भाई, तो छह सर्कल हो सकते हैं भाई, एक दो तीन पांच छह, या चार भी हो सकते हैं, नहीं तीन के ऊपर छह होंगे ना फिर। तो ये वाला भी फिर हाईलाइटेड होगा, ये वाला भी हाईलाइटेड होगा, फिर इसको भी हाईलाइटेड होना चाहिए, सिंपल है भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 24, 18, 12 के बाद क्या आएगा? अच्छा भाई, 24, 12, 24, 18 और 12 के बाद क्या आएगा? तो भाई मुझे दिख रहा है 2 12 दैट इज 24। 24 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 24 से पहले 21 आता था, 21 गायब है, फिर 18 आ रहा है, 18 के बाद 15 आता है, फिर 12 आता है, तो फिर 12 आ रहा है, तो 12 के बाद पहले फिर 9 आता है, उसके बाद 6 आता है, तो 6 आंसर होगा फिर। क्योंकि देखो ना, सीरीज आपके पास 3 का टेबल चल रहा है मगर ऑड टेबल चल रहा है। 24 से पहले 21 आता है, 21 से पहले 18 आता है, तो डायरेक्टली 18 गिवन है। 18 से पहले 15 आता है, फिर 12 आता है, 12 आ रहा है, 15 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? 15 गायब है। सिमिलरली 12 के बाद 9 आता है, तो 9 गायब कर दो, उससे पहले का नंबर क्या है? 6, तो 6 आंसर होगा। द एवरेज ऑफ, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है द एवरेज ऑफ 1.0, 0.8, 0.2 एंड एक्स इज बेसिकली 0.6, इज एग्जैक्ट नहीं होगा, इज 0.6, फाइंड एक्स। देखो, एवरेज का दुनिया में फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है कि आप सिंपल तरीके से ऊपर टर्म्स का सम करते हो, नीचे टर्म्स से, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करवा देते हो, सही है ना? तो मेरे पास चार टर्म्स गिवन है, एक आ रही है 1.0 यानी कि सिंपल 1, दूसरी आ रही है 0.8, तीसरी आ रही है 0.2 और एक आ रही है एक्स के बराबर। और नीचे डिवीजन में टोटल चूंकि चार टर्म्स है तो नीचे 4 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और आपको एवरेज क्या गिवन है? आपको इनका एवरेज गिवन है 0.6 के बराबर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, कैसे करोगे? 4 डिवाइड हो रहा है वहां पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और ये क्या बन जाएगा? अगर देखो मैं इनको ऐड करवाता हूँ ना, 0.8 को अगर आप 0.2 के साथ ऐड करवाते हो तो 8 और 2 ये बन गया 10 का 0 और 1, तो ये 1.0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास? सिंपल तरीके से ये हो जाएगा सिंपल 1.0 के बराबर, क्योंकि 0.8 को अगर मैं 0.2 में ऐड करता हूँ तो आपके पास ये 1 ही बन रहा है, तो यानी कि ये आपका 1 बन गया, तो 1 प्लस का 1 ये 2 बन गया, तो 2 प्लस का एक्स, और नीचे जो 4 डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके 0.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो, डेसिमल प्लेस मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल है, सिंपल क्या बन गया? 4 को 0.6 अगर मल्टीप्लाई करना है तो 4 6 24 का 4, 2 कैरी, 4 0 0 और 2 का 2 एडिट आ गया। अच्छा, अब देखो एक नंबर से पहले डेसिमल आ रहा है तो आंसर में भी एक नंबर से पहले डेसिमल लगा लोगे तो बन गया 2.4 के बराबर। तो 2 प्लस का वहां पे आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.4 माइनस का 2, दैट विल बी 0.4 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी? सिंपल मेरे पास 0.4 के बराबर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? खाली 0.4 के बराबर, डेट्स अ बेसिक थिंग। तो आपके पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा? 0.4 के बराबर, ये आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है y बराबर है ln इंटू एल एन एक्स के। तो एग्जामिनर कह रहा है y2 बताइए, यानी कि दो दफा आपको डेरिवेटिव लेना है। अब दो दफा डेरिवेटिव कैसे लोगे? कि भाई देखो, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है ln इंटू एल एन एक्स, मुझे अगर इसका दो दफा डेरिवेटिव लेना है तो वन टाइम डेरिवेटिव क्या होगा? वन टाइम डेरिवेटिव तो हो जाएगा जो भी फंक्शन आ रहा है एक दफा डिवीजन में लिखा जाएगा, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो अगेन एल एन एक्स आ रहा है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x के बराबर। ये मेरा एक दफा सॉल्व हो गया। तो इसको अगर मैं तरीके से लिखूं तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1/x इंटू एल एन एक्स के बराबर। अब अगर मुझे इसका एक और दफा डेरिवेटिव लेना है तो भाई डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि डिवीजन फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होता है जो ऊपर भी फंक्शन हो नीचे भी फंक्शन हो। तो सॉल्व करने का फिर आसान तरीका पता है क्या है? सॉल्व करने का फिर आसान तरीका ये कि नीचे वाली टर्म को नीचे से अगर मैं ऊपर भेज दूं तो बन जाएगा x इंटू एल एन एक्स की होल पावर में नेगेटिव का 1। अब इसका डेरिवेटिव अगर लो तो डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस करके मैं अपनी टर्म को लिखूंगा तो माइनस का 2 बन गया। और फिर अब बेस का डेरिवेटिव लोगे तो x इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? तो भाई x को एडिट रहने देंगे, एल एन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x के बराबर। डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्लस का साइन, जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके उसको एडिट रहने दोगे, और जिस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो तो नेगेटिव का 1 एज इट इज। इस पूरी टर्म को जब ऊपर से नीचे भेजूंगा तो नीचे जाके क्या बन जाएगा? पावर में 2 आ जाएगा, एक्स से एक्स कट गया और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 1 प्लस का एल एन एक्स।
तो ये मेरे पास मेरा पर्टिकुलर आंसर आ रहा होगा, डेट्स द लॉजिक हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगेन इट्स अ सिंपल थिंग। क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। देखो भाई इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है, आपने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एग्जामिनर इज बेसिकली सेइंग sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस के साइन के बाद कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि भाई सिंपल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को हमने ओपन कर दिया। अब देखो मेरे प्यारे बेटे, हमें बात मालूम है कि दुनिया का एक बुनियादी असूल है कि साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर बराबर होता है किसके, वन के। यहाँ पे तो वन बन गया, तो आगे क्या आ गया, माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आगे आ गया डी एक्स का डी एक्स। इंटीग्रेशन को फाइनली दोनों टर्म्स के ऊपर आप शिफ्ट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन एक दफा वन पे अप्लाई हो जाएगी और एक दफा जो मेरी इंटीग्रेशन आ रही है ये अप्लाई हो जाएगी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डीएक्स के ऊपर। वन की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे होते हो वहां पे पर्टिकुलर वेरिएबल आ जाता है, तो वन की इंटीग्रेशन एक्स के बराबर होगी। फिर हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, देखो 2 कांस्टेंट है पहले लिख दो, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखो यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इंटीग्रेशन का, क्योंकि साइन का अगर साइन पे कोई पावर नहीं है तो पावर क्या है, वन। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है जो कि अल्टीमेटली बाहर मौजूद है, तो मैं पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक बार पावर में एक इजाफा ऊपर, उसको एक बार नीचे भी लिखोगे, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस के सी के बराबर। क्वेश्चन मेरा फाइनली सॉल्व हो जाएगा। बताओ भाई इसमें क्या मुश्किल बात है, प्लीज लेट मी नो व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। भाई इसको इस पैटर्न के ऊपर भी वैसे सॉल्व कर सकते हो, वैसे इसको सॉल्व करने का एक पैटर्न और भी है। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है अल्टीमेटली एक और तरीके से सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने का वैसे एक तरीकेकार और भी है। अगर आप चाहो तो आप उस मेथड पे भी कर सकते हो सकता है आप कोई आंसर ना गिवन हो। एक और तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, कि देखो हमें पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन का डबल एंगल होता है। तो भाई बहुत दफा ये क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इसीलिए दिया जाता है कि बच्चों को ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा होता। तो हमें बात पता है कि साइन का डबल एंगल बराबर होता है 2 साइन कॉस एक्स के, तो यानी कि मैं यहाँ पे सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि साइन का डबल एंगल फॉर्मूला, उसको क्लोज करवा सकता हूं, तो ये बन जाएगा साइन 2x के बराबर इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब अगर मुझे साइन की इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो एंगल का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए, तो भाई अभी मौजूद नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के पहले लेकर आओगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के पहले लेकर आओगे, जब लेकर आ जाओगे उसके बाद फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे, तो साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव के कॉस के बराबर। तो ये बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कॉस 2x प्लस का सी। हो सकता है आपको ये आंसर गिवन हो, डिपेंड करता है भाई कौन सा आंसर गिवन है उसके हिसाब से आप खेलोगे, सही है ना भाई। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन वही बच्चे का रिपीट हो रहा है। अच्छा इस बच्चे ने अपने मजीद क्वेश्चन भेजे थे। इफ अ गाय वांट टू गो टू अ सिटी दैट इज 1800 माइल्स अवे एंड हिज मोटर बाइक गिव्स एन एवरेज ऑफ 12 मीटर पर गैलन, हाउ मच फ्यूल इन गैलन वुड द बाइक टेक फॉर हिम टू रीच द सिटी। ये फास्ट यूनिवर्सिटी के लाहौर का आज का पेपर आ रहा है हमारे पास बेटा। देखो फास्ट का सॉफ्टवेयर थ्रू आउट आपके पास हर जगह पे सिमिलर है, तो भाई चाहे लाहौर में कोई बच्चा दे रहा है, चिन्योट फैसलाबाद के अंदर दे रहा है, मुल्तान के अंदर दे रहा है, कराची के अंदर दे रहा है, या पेशावर के अंदर दे रहा है, आपके पास वो चीज सिमिलर रहेगी, सॉफ्टवेयर उनका एक यूनिफाइड सॉफ्टवेयर है। तो ये फास्ट लाहौर का बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आइए जरा देखते हैं समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इफ अ गाय वांट टू गो टू अ सिटी दैट इज 1800 माइल्स अवे and his motorbike give an average of 12 miles per gallon, okay, how much fuel in gallon would the bike take for him to reach the city। इंतहाई कोई माठा क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा फास्ट वालों ने, कैसे सॉल्व करोगे। भाई देखो डिस्टेंस जो आपको कवर करना है वो कितना करना है, 1800 माइल का, जो डिस्टेंस आपने कवर अप करना है वो कितना करना है, 1800 माइल्स का, ओके। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आगे आपसे और कह रहा है कि माइलेज जो है ना बाइक की कितनी है, 12 माइल पर गैलन है, यानी कि माइलेज कितना है, 12 माइल पर गैलन है मेरे पास। यानी कि देखो एग्जामिनर कह रहे हैं जो 1 गैलन का पेट्रोल है उसके ऊपर आप 12 माइल को ट्रेवल अप कर पा रहे हो, ओके कोई मसला नहीं है भाई। तो अगर मुझे फ्यूल चेक करना है कितना फ्यूल रिक्वायर्ड होगा, तो भाई टोटल डिस्टेंस जो आ रहा है उसको डिवाइड करवा दो 12 के ऊपर, तो क्या बन जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से 2 6 12, 2 9 18, जीरो का जीरो। फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो बेसिक में तरीके से कर लो भाई, 3 2 6, 3 3 9, 2 जीरो के 2 जीरो आ गए, फिर 2 1 2, और ये फर्दर हो जाएगा 2 1 2 एंड देन 2 5 10, जीरो का जीरो। यानी कि 150 गैलन ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड होगा, 150 गैलन ऑफ गैस रिक्वायर्ड होगी अगर आपको पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड करना है। जैसे यूएस के अंदर नॉर्मली वो गैस कहते हैं, पेट्रोल को भी गैस कहते हैं, गैस स्टेशन है भाई, तो आपको 150 गैलन ऑफ गैस रिक्वायर्ड होगी अगर मुझे
ट्रेवल अप करना है, तो ये क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, रैंक ऑफ दी 4x4 का मैट्रिक्स पूछा हुआ था। देखो रैंक की मैंने आपको कुछ शॉर्टकट सिखाई हुई थी, उन शॉर्टकट्स को आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, एग्जामिनर बच्चा बता रहा है कि सर रैंक ऑफ दी 4x4 मैट्रिक्स पूछी हुई थी। अब देखो 4x4 मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालोगे, मैंने आपको इसकी एक शॉर्टकट बताई थी। जिन बच्चों ने मुझसे कभी भी जिंदगी में तालीम हासिल करी है, यूट्यूब से करी है बेटा, कहीं से भी करी है, मैंने एक शॉर्टकट बताई थी कि दुनिया में कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आ जाए तो उसकी रैंक कैलकुलेट करने की ट्रिक होती है कि भाई ये शॉर्टकट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है कि कभी भी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए तो भाई अगर तो आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, अगर तो एक ऐसा मैट्रिक्स आ रहा है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स का हमेशा रैंक क्या होगा, हमेशा रैंक बराबर होगा नंबर ऑफ रॉस के। अगर तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है जिसका जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, तो उसका रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ रॉस के बराबर। वाइल अगर एक ऐसा मैट्रिक्स आ रहा है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है, तो उस केस के अंदर आपका रैंक क्या होता है, आपका रैंक होता है नंबर ऑफ रॉस माइनस का वन। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रॉस माइनस का वन। तो ये आपके पास शॉर्टकट है, तो आप 4x4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक कर सकते हो शॉर्टकट के ऊपर। और फिर अगर तो डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो इसका मतलब रैंक होगा नंबर ऑफ रॉस माइनस का वन, तो यानी कि 3 के बराबर होगा। ये 4, क्योंकि रॉस क्या होंगी 4, तो 4 माइनस का वन 3 बन गई। और अगर मेरा डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है तो रैंक बराबर होगा डायरेक्टली नंबर ऑफ रॉस के। क्वेश्चन हमारा सॉल्व। मैथ्स का एक और क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है इफ अ 5 फीट 8 इंचेस टॉल मैन कास्ट अ शेडो ऑफ 8 फीट, यानी कि बंदे की आपको हाइट बताई हुई है कि जो बंदे की हाइट है ना, बंदे की हाइट मैन हाइट, वो किसके बराबर है, 5 फीट के। 5 फीट है और 8 इंचेस है। हमें मालूम है कि भाई 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, नॉर्मल सी चीज है ये भी हम एड अप करवाएंगे। आगे कह रहा है ये शेडो जो कास्ट कर रहा है एक बंदा, फिर शेडो भी कास्ट कर रहा है एक मैन, और वो कास्ट कर रहा है 8 फीट का शेडो कास्ट कर रहा है। ओके, how much tall should be a pole to cast a shadow of 96 feet। यानी कि अब एग्जामिनर कह रहे हैं कि एक पोल है, उस पोल की हाइट आपने बतानी है, सही है। तो आप ये बताइए कि पोल का शेडो कितना होना चाहिए, नहीं सॉरी, पोल की हाइट आपको बतानी है अगर पोल का शेडो आपको 96 फीट का गिवन है। अच्छा, सबसे पहले तो अपने डेटा को जो है ना एक ही यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लो बेटा। आपके पास अभी 5 फीट 8 इंचेस का डेटा गिवन है, तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं तो 5 का 5 एज इट इज, इंचेस से अगर मुझे फीट के अंदर जाना है तो मैं क्या करूंगा, 8 डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा। तो मेरा कंप्लीट डेटा ये क्या आ गया, मेरा कंप्लीट डेटा फीट के अंदर आ गया। अब देखो मुझे एक बंदे की हाइट गिवन है और वो बंदा जो शेडो कास्ट कर रहा है मुझे वो गिवन है, सही है। तो मैं यहां से रेशो कैलकुलेट कर सकता हूँ हाइट टू शेडो का। हाइट टू शेडो का रेशो मैं निकाल लूंगा कि सिंपल तरीके से हाइट टू शेडो का रेशो कैसे निकालोगे कि 5 + का 8 डिवाइडेड बाय 12 को आपने ऊपर रखा और नीचे डिवीजन के अंदर आपने जो बंदा शेडो कास्ट कर रहा है उसको रख दिया। तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/8 के बराबर। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8, ये 1/8 अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, प्लस के साइन के बाद 8 डिवाइडेड बाई 12 से भी क्या होगा 1/8 मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन गया 5/8 का 5/8, 8 से 8 कट गया तो ये बन गया 1/12 के बराबर। अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में लिख दो। कैसे कि यार 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डिवाइड करता हूँ ताकि मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू नीचे आ जाए, तो नहीं ना, अभी भी 8 तो आ रहा होगा ना यार। तो इनका इनका अगर मुझे वो लेना है, इनका अगर मुझे रेशो लेना है तो क्या बन जाएगा 8 × 12। हमें पता है कि भाई सिंपल तरीके से 8 × 12 किसके बराबर आ जाएगा, 8 12 ज़र इज 96, 5 12 ज़र किसके बराबर होता है 60 के, और 8 1 ज़र इज 8। तो ये बन गया 60 प्लस का 8 ऊपर आ जाएगा 68 और नीचे आ जाएगा 96। यानी कि मेरे पास मैन हाइट टू मैन शेडो का जो रेशो आ रहा है वो 68 डिवाइडेड बाय 96 का आ रहा है। तो भाई एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, पोल हाइट टू पोल शेडो बताइए, पोल हाइट टू पोल शेडो कैलकुलेट करिए। अब देखो रेशो जो होगा ना हमारा दोनों सूरतों में कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे एग्जामिनर ने लिखा हुआ भी है कि आपको लिखा हुआ नहीं है बट ऑब्वियसली सी बात है कि भाई देखो आपका जो रेशो होगा दोनों सूरतों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि बंदे की हाइट से बंदे की शेडो का जो रेशो था और पोल की हाइट से जो पोल की शेडो का रेशो था, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन भी होना चाहिए, बट अगर नहीं भी है तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो भाई मैं एक सिंपल तरीके से अगर मुझे हाइट ऑफ पोल कैलकुलेट करनी है टुवर्ड्स दी पोल के शेडो, पोल हाइट से लेके पोल शेडो का जो रेशियो 96 का है, और मैन हाइट टू मैन शेडो जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया किसके बराबर आया, ये आया हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, 68 डिवाइडेड बाय 96 के बराबर। तो 96 से 96 कट जाएगा, तो पोल की हाइट किसके बराबर आ जाएगी, 68 के बराबर। यानी कि देखो इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि लेट सपोज अगर आपके घर के आसपास कुछ स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, वैसे पाकिस्तान की मेजोरिटी शहरों में तो माशाल्लाह से नहीं लगी हुई, मगर अच्छे शहरों में लगी, वैसे लाहौर हो गया इस्लामाबाद हो गया, आपको स्ट्रीट लाइट दिखती है। आप स्ट्रीट लाइट के सामने खड़े होगे, आपका एक शेडो फॉर्म हो रहा है, सिमिलरली उस स्ट्रीट लाइट का भी अपना एक शेडो फॉर्म हो रहा है। तो एग्जामिनर वही एग्जांपल दे रहा है आपसे कि भाई एक स्ट्रीट लाइट है, उसकी हाइट आपको कैलकुलेट करनी है पोल की,
वो पोल जो शेडो बना रहा है वो उसने आपको दे दिया, इंसान की हाइट उसने आपको दे दी, इंसान का शेडो भी उसने आपको दे दिया, तो दोनों रेशोज आपस में बराबर होंगे, उनके दोनों के आपस में जो सिमिलरिटीज हैं, क्या सिमिलरिटीज है भाई, शेडो दोनों को एक दूसरे के आमने सामने ही बन रहा होगा, नहीं तो क्वेश्चन में बात मेंशन भी होगी आपके पास कि जो है ना दोनों आपस में रेशियोज क्या लेने आपने बराबर बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, ये माशाल्लाह चाइनीज लिखी हुई है, बच्चे ने चाइनीज लिख के शेयर करी हुई है, तो समझने से मैं कासिर हूं। ए प्लस बी प्लस सी, फिर बी प्लस सी माइनस का ए, फिर सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस सी माइनस का बी, और बी प्लस ए प्लस सी, ए प्लस बी माइनस का सी। अब यार या तो अगर इनका आपको इनको एडअप करवाना है तो डिपेंड करता है, एडअप करवाओगे तो बी वाली टर्म्स कट जाएंगी, सो माइट बी पॉसिबल बी प्लस बी, तो आपके पास अगर तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं तब तो ये ए से ए कट जाएगा, तो ये बन जाएगा टू बी प्लस का टू जी इस केस के अंदर। इस केस में बी मेरे पास कट रहा होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास टू ए प्लस का टू सी, और इस केस के अंदर मेरे पास सी कट रहा होगा तो ये बन जाएगा टू ए प्लस का टू बी। अब इक्वल टू के इस तरफ जो भी वैल्यूज होंगी आपस में आप तीन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ए बी सी की वैल्यूज निकाल सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा है, बट अगेन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मुझे याद पड़ रहा है, फास्ट में पिछले साल में भी आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का आया हुआ है कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ए की वैल्यू बताओ, थ्री ए माइनस का एटीन लेसर देन फोर प्लस का भी, ये पता नहीं कौन सी फारसी जबान लिखी है, फोर प्लस का ए लिखा हुआ है। ओके, तो ए वाली टर्म्स को हम एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो भाई मेरा टाइपिस खाली खराब नहीं है भाई, दुनिया भर के अंदर टाइपिस ऐसी होते हैं, माइनस का 18 वहां पे जाएगा, प्लस का 18 बन जाएगा, थ्री ए माइनस का ए टू ए बन गया, चार प्लस का 18 किसके बराबर होगा, 22 के बराबर होगा, टू मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सिंपल 22 डिवाइडेड बाई टू, तो टू 11 जार 22, तो ए की वैल्यू लेसर देन 11 आ जाएगी। याद रखिएगा इन इक्वालिटी के अंदर आपकी जो इनइक्वालिटी का सिंबल होता है सिर्फ ये उस वक्त चेंज होता है जब आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हो, अदरवाइज इनइक्वालिटी बिल्कुल आपके पास सिंपल तरीके से सॉल्व हो रही होती है। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था बेसिक मैथ्स के अंदर कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फोर डिवाइडेड बाई एक्स, अगर तो एक क्वेश्चन आया हुआ इक्वल टू की तरफ जीरो गिवन है तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, भाई सिंपल एलसीएम ले लो आप इसका, तो नीचे आ जाएगा एक्स का एक्स, ये एक्स जाके जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बन गया, माइनस का फोर इक्वल टू जीरो, एक्स डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा थ्री एक्स क्यूब माइनस का फोर इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स क्यूब इज इक्वल टू फोर, तो मेरे पास एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी सिंपल फोर डिवाइडेड बाई थ्री के बराबर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट क्योंकि जब पावर थ्री को रिमूव करना है तो ये आ जाएगा क्यूब रूट और अंदर आ जाएगा फोर बाई थ्री के बराबर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और बच्चा कह रहा है, क्वेश्चन आया हुआ था कि सर आपके पास पहली टर्म गिवन है फोर के बराबर और आपको ए एन गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है वन बाई एट के बराबर, और कॉमन रेशियो आ रहा है वन बाई टू का, एन आपको कैलकुलेट करना था, कोई मसले की बात नहीं है भाई, कैसे सॉल्व करोगे इसको, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल ए एन इज इक्वल टू जीपी का कॉन्सेप्ट आ रहा है क्योंकि आर गिवन है, ए आर का ए आर पावर के अंदर एन माइनस का वन, सही है भाई, तो ए एन की वैल्यू गिवन है मुझे वन बाई एट के बराबर, ए गिवन है फोर के बराबर, आर गिवन है वन बाई टू के बराबर, पावर में आ रहा है एन माइनस का वन, फोर मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो फोर इंटू एट आ जाएगा सिंपल किसके बराबर 32 के बराबर, इक्वल टू के बाद वन बाई टू का वन बाई टू होल पावर में एन माइनस का वन। जीपी के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, कभी भी अगर एन की वैल्यू निकालनी होती है तो आप बेसिकली क्या करते हो, इक्वल टू के आमने सामने बेसिस को सेम बनाओगे तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, तो वन बाई थर्टी टू, आप थर्टी टू टू की किस पावर पे आपको मिलता है, थर्टी टू आपको मिलता है टू की पावर फाइव के ऊपर, टू की पावर फाइव पे आपको क्या मिलता है, थर्टी टू मिलता है, यानी कि मैं इसको अगर ब्रेक कर दूं वन बाई टू और पावर में फाइव लिख दूं तो थर्टी टू का मतलब क्या होता है, टू की पावर फाइव होता है ना, पावर फाइव को मैंने ब्रैकेट के बाहर भेज दिया, तो वन बाई टू का वन बाई टू होल पावर में एन माइनस का वन। अब देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बेसिस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, इक्वेट हो जाती हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइव इज इक्वल टू एन माइनस का वन, तो एन की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन, जब वहां पे जाएगा तो फाइव प्लस का वन सिक्स के बराबर। अब नेक्स्ट पेज अगेन रिपीटेड ही आ रहा है, सर इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर थ्री माइनस वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, इफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब देन व्हाट विल बी द हाइट व्हेन सिक्स क्यूब ऑफ द सेम वॉल्यूम आर प्लेस्ड अबव ईच अदर। ओके परफेक्ट, देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मैंने आपको दे दिया, तो भाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आपको दे दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, ओके परफेक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मुझे गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, सही है ना। एग्जामिनर कह रहा है व्हाट विल बी द हाइट व्हेन द सिक्स क्यूब ऑफ द सेम वॉल्यूम आर प्लेस्ड अबव ईच अदर, कोई मसले की बात नहीं, इस पे बाद में जाएंगे, पहले आप लॉजिक समझो कि भाई एक क्यूब जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, क्यूब हमारे पास एक क्यूब गिवन है भाई, तो ये मेरे पास लेट सपोज एक क्यूब आ रहा है, अगेन प्लीज इग्नोर माय, सही है, तो भाई क्यूब हमारे पास इस तरह का होता है, तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अगर एक क्यूब का वॉल्यूम बराबर है 64 के, अगर इस क्यूब के ऊपर मैं मजीद 6 क्यूब्स को रख दूं सेम वॉल्यूम के, तो बताओ हाइट क्या होगी, तो भाई सबसे पहले आप क्या कर लो, एक साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर लो ना, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ द क्यूब गिवन है तो वहां से आप एक साइड क्यूब की एक साइड की वैल्यू निकाल लो और फिर सिंपल तरीके से आप बाकी छह की आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, कोई मसला थोड़ी है उसके अंदर बेटा।
कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखो, मुझे पता है क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। अगर मुझे साइड कैलकुलेट करनी है किसी भी क्यूब की, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है साइड कैलकुलेट करने का, कि साइड लेंथ किसके बराबर होगी? ये बराबर होगा क्यूब रूट ऑफ द वॉल्यूम के, क्यूब रूट ऑफ द वॉल्यूम के। तो अगर मैं लेता हूं क्यूब रूट ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर है 64 के, तो क्यूब रूट ऑफ द 64 किसके बराबर होगा? क्यूब रूट ऑफ 64 बराबर होगा 4 के। तो यानी कि एक साइड मेरे पास क्यूब की बराबर आ गई किसके? 4 के। एक साइड किसके बराबर आ गई? 4 के। तो अगर ऊपर 6 क्यूब्स रखे हुए हैं मजीद, और उन सबका वॉल्यूम सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है, मुझे अगर टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल तरीके से 6 क्यूब्स की जो साइड्स होंगी, उनको आप क्या करवा दो? 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो 6 क्यूब्स आ रहे हैं ना, कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 दैट इज 24। यानी कि टोटल अगर 6 क्यूब्स मेरे पास ऊपर नीचे करके रखे हुए हैं, तो उनकी टोटल हाइट क्या होगी? 24 के बराबर होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। आपके पास एक क्यूब का वॉल्यूम गिवन था, आपने वहां से क्या कैलकुलेट कर लिया? आपने वहां से एक क्यूब की साइड निकाल ली। तो अब अगर उसके ऊपर 6 क्यूब्स मजीद पाइल अप हुए हुए हैं, तो आप सिंपल तरीके से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3 माइनस 1/x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यार अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, माशाल्लाह ग्रेट। तो एग्जामिनर कह रहा है इसका आंसर बताओ। तो भाई देखो, इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास पावर में जो भी फंक्शन आ रहा हो तो उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। तो 3 माइनस के 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो ये बनेगा मेरे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर? 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया। नेगेटिव के 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? x तो जब नीचे से ऊपर भेजोगे पावर में -1 बनेगा। तो जब पावर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव का साइन, और 1/x की पावर 2, यानी कि 1/x का स्क्वायर बन जाएगा। -2 को जो ऊपर से नीचे भेजोगे, तो यानी कि देखो मुझे नीचे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर गिवन है, तो बेसिक चीज है भाई। तो सिंपल तरीके से आपके पास पावर का डेरिवेटिव ऑलरेडी गिवन है, पावर का डेरिवेटिव गिवन है ना, क्योंकि 3 माइनस के 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 माइनस के 1/x का डेरिवेटिव होगा मेरे पास प्लस का 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपको नीचे एडिटिव गिवन है, तो इंटीग्रेशन का हम डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हैं? नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला ये होता है कि अगर तो पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नेचुरल एक्सपोनेंट को एडिटिव लिखोगे प्लस के सी के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ, अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ये आ रहा है इफ कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस कोसिकेंट इनवर्स, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। अब देखो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, बट बच्चे ने शेयर अप किया हुआ है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन में गलती ना करी हुई बच्चे ने। बट लेट सपोज अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको शो अप कर देता हूँ। कि भाई देखो, एग्जामिनर अगर आपसे कह रहा है ना कि कोसेक इनवर्स x बराबर है किसके? पाई माइनस के कोसेक इनवर्स थीटा के। तो आपको थीटा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो आपने क्या करना है भाई? माइनस के कोसेक इनवर्स को वहां भेजोगे, प्लस का कोसेक इनवर्स हो जाएगा। देन फिर आपने, आपके पास ये क्या बन गया? कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई। तो अब हमें पता है कि भैया इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो अभी मुझे एक्स और थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम साइन अल्फा की हेल्प लेते हैं। साइन अल्फा लेट्स सपोज बराबर है 1/x के, क्योंकि देखो कोसेक इनवर्स में क्या होता है? कोसेक इनवर्स जो होता है ना, ये कोसेक इनवर्स, इनवर्स के अंदर हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे चलते हैं कि कोसेक इनवर्स बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा साइन का साइन 1/x के, साइन इनवर्स 1/x के। ये कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनवर्स के अंदर आपके पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो एंगल उनका रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो कोसेक इनवर्स बराबर होगा साइन इनवर्स 1/x के, या फिर कोसेक इनवर्स अल्फा बराबर होगा साइन इनवर्स 1/अल्फा के, या फिर साइन इनवर्स अल्फा बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1/अल्फा के। तो हमने सेम काम देखो यहाँ पे किया कि साइन अल्फा बराबर है 1/x के, साइन बीटा बराबर 1/थीटा के। अल्फा प्लस बीटा को हमने कंसीडर कर लिया पाई के बराबर है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अगर साइन पाई के बराबर है 0 के बराबर आ रहा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डेट इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे अपनी डिटरमाइंड पर्टिकुलर वैल्यूज को प्लॉट करते हुए जाएंगे, और फिर सिंपल तरीके से फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू निकालने के ऊपर जाओगे। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके आप या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की फॉर्म वैल्यूज को अप्लाई करते हुए वैल्यूज को निकालोगे, तो आपके पास सिंपल तरीके से ये आपके पास फाइनली आपके पास वैल्यूज आएंगी कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का थीटा आ रही होगी। चूंकि कॉसिकेंट की जो डोमेन होती है वो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, या फिर एक्स की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू -1 होती है, तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू को फिर कंसीडर कर लेंगे। दैट्स द रीजन। मगर मुझे नहीं लगता यार इस तरह का सॉल्यूशन पूछा जाएगा इतना लेंदी। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आया था। मैंने स्टिल सॉल्यूशन आपको शो अप करवा दिया। खैर, एक और बच्चे ने अपना रिव्यू दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईक्यू में आपको सीरीज और डायग्राम्स आएंगी बहुत ज्यादा, तकरीबन सारी बेसिक मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थे, हमने ऑलरेडी सॉल्व करी।
14 से 13 कुछ आसान थे, कुछ डिफिकल्ट थे, और परसेंटेज वगैरह नहीं था आज के पेपर में बिल्कुल भी। एडवांस मैथ्स में कुछ एमसीक्यूज बहुत इजी थे, जहां पर टाइम जाया होता है, और वो एरिया अंडर दी कर्व वाला था। एरिया अंडर दी कर्व और शेडेड एरिया के प्रॉब्लम्स लाजमी तौर पे कवर करके जाओ, मैं बार बार कह रहा हूं। एरिया अंडर दी कर्व इंटीग्रेशन हो गया, और शेडेड एरिया प्रॉब्लम्स लाजमी करके जाओ। इंग्लिश में नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल था, वो इजीली हो जाता है। ओके, अच्छा, एक और बच्चे ने अपना क्वेश्चन शेयर किया बेटा, इसको भी देख लेते हैं। इसका एक और बट प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल बी अलाइव 15 years, hence it is 5 by 7, and the probability that the another person B will be alive for 15 years is 7 by 9. Find the probability that both will be alive in 15 years will be dash. अरे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी का आ रहा है बेटा। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई पहला बंदा 15 साल जिंदा रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है किसके बराबर, 5/7 के बराबर। पहला बंदा 15 साल जिंदा रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 5/7 की। और दूसरा बंदा 15 साल जिंदा रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको 7/9 के बराबर। अरे यार, मतलब इससे आसान क्या चीज होगी भाई। सिंपल, आपको दोनों की सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटीज गिवन है, आपको क्या निकालनी है, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों 15 साल जिंदा रहेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी आ रहा है, दोनों को सिंपल आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 5/7 को सिंपल 7/9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये 7 से 7 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 5/9 के बराबर। इससे मतलब दुनिया में कोई आसान चीज एग्जिस्ट कर सकती है। एक और बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 16 आ रहा है, 16 के बाद क्या आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि भाई देखो 2 के बाद क्या आ रहा है, 4, फिर 4 के बाद मेरे पास आ रहा है 16। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने के ऊपर जाऊं, तो भाई मुझे दिख रहा है कि जब मैंने 2 × 2 करा ना, तब मुझे 4 मिला। अब मैंने अगर 4 × 4 करा तो मुझे 16 मिला। ओके, यानी कि सीक्वेंस मेरी कुछ इस तरह की फॉर्म हो रही है। तो अब अगर यानी कि देखो बेसिक चीज है ना, जो पहली टर्म है उसको 2 दफा मल्टीप्लाई किया, जो दूसरी टर्म है उसको भी 2 दफा मल्टीप्लाई करा, तो जो भी मेरा आंसर आया उसको भी 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 × 16 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म फिर आपकी 256 के बराबर होनी चाहिए मेरी नजर में। तो 256 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 16 है, 16 के बाद क्या है, क्योंकि सिंपल तो नहीं आ रहा, क्योंकि देखो सिंपल 2 का पावर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, और फिर 2 की पावर 4 16 होता है। तो यानी कि सिंपल पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा, फिर ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है कि भाई 4 आपके पास कब मिलता है, जब आपने पहली टर्म को 2 दफा मल्टीप्लाई करा। फिर 16 कब मिलता है, जब आपने दूसरी टर्म को 2 दफा मल्टीप्लाई करा। तो फिर तीसरी टर्म को जब मैं 2 दफा मल्टीप्लाई करूंगा, चौथी टर्म मिल रही होगी। सिंपल है भाई। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला पेपर भी फाइनली सॉल्व हो गया पूरा। अब देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन है फास्ट यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस में बच्चे ने पेपर दिया, उसके बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है। A man invests 20,000 rupees at 10% compounded annually. He receives 24,420 after 2 years. What additional percentage interest per annum would have yielded him the same amount under simple interest? I skipped this one because it took a time. बेटा इस बच्चे ने मेरी जो है ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासेस नहीं ली हुई। सही है भाई। तो भाई देखो आपको प्रिंसिपल अमाउंट क्या गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 20,000 की। ओके, आपका यहाँ पे अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स कितनी आ रही है, आफ्टर 2 इयर्स जो आपकी अमाउंट फॉर्म हो रही है, ये हो रही है 24,420 के बराबर। 24,420 के बराबर आपकी क्या हो रही है, अमाउंट हो रही है आफ्टर 2 इयर्स। आगे एग्जामिनर क्या दे रहा है, एग्जामिनर दे रहा है कि रेट कितना है भैया, 10% का रेट आपको गिवन है। रेट कितना गिवन है, 10% का आ रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट के पहले फॉर्मूले पे कैलकुलेट करने के ऊपर जाऊं, तो भाई एग्जामिनर ने क्योंकि क्या कहा है, क्या फाइंड निकालो, व्हाट एडिशनल परसेंटेज पर एनम वुड हैव यील्डेड हिम द सेम अमाउंट अंडर द सिंपल इंटरेस्ट। ओके, यानी कि एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई कितनी एडिशनल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होगी अगर उसको सेम अमाउंट अंडर द सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट का पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो भाई मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट आता है, अमाउंट है मेरे पास 24,420, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 को माइनस करवा देते हैं, तो कितना बचेगा, जाहिर सी बात है 4,420 बचेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अब आप सिंपल इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला अप्लाई करो, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल इक्वल टू के बाद पी इंटू आर परसेंट इंटू टी, और अगर आर को परसेंटेज को रिमूव करते हो डिवीजन में 100 आता है। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट से अपना रेट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने यही कहा है ना कि भाई आपको सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर रेट कैलकुलेट करना है, और उसके बाद फिर हमें चेक करना है कितना एडिशनल रेट हमारे पास आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट के ऊपर गिवन था, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए रेट गिवन था, और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट आएगा, दोनों को सेपरेट करके हम चेक कर लेंगे। तो भाई कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से रेट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 4,420, मेरे पास जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है वो किसके बराबर है, प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 के बराबर। यहां से रेट कैलकुलेट करना है, टाइम आपको 2 साल का गिवन है, नीचे डिवीजन में 100 का 100, इस 0 से 2 0 कट गए। अब आपके पास ये क्या बन जाएगा, 2 × 20, आपके पास 20 × 2, बल्कि नहीं, आपके पास 20,000 था ना, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, सही है। तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो 200 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,000 बन गया, सही है।
तो ये आ गया 4420 और नीचे डिवीजन में आ जाएगा फाइनली 400 इक्वल टू के बाद आपके पास आर का आर, एक जीरो से जीरो कट गया। अब फाइनली ये क्या हो गया, ये हो गया 442 और नीचे 40 का 40। अब इसकी बेसिक मैथ्स है भाई, देखो 40 वन 40 करूंगा ना तो जाहिर सी बात है 4 बचेगा, सही है, ऊपर वाला 2 नीचे आएगा तो 42 बन गया। अब क्या करें भैया जी, अब हम सिंपल तरीके से करते हैं अगेन 1 के ऊपर, तो फिर ये आपके पास 40 आ जाएगा तो 2 बचेगा। अब तो छोटा नंबर आ रहा है तो जीरो लगाया, अभी भी छोटा आ रहा है, तो यानी कि अभी भी क्या आ रहा है, ये तो काफी छोटा आ रहा है। अब क्या करें भाई, एक जीरो लगाना पड़ेगा ताकि एक और जीरो आ जाए। और हमें पता है कि भैया 4 के टेबल में 4 5 जार 20 होता है, 4 5 जार क्या होता है 20 होता है, तो 45 जार भी क्या होगा 200 होगा, 5 0 0 5 4 20 या एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 11.05। सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर इसी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो मेरा रेट आ रहा है वो आ रहा है 11.05 का। तो एग्जामिनर ने क्या कहा था, व्हाट एडिशनल परसेंटेज इंटरेस्ट पर एनम वुड हैव यील्डेड एट द सेम टाइम। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आपका रेट आया 11.05 का, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो रेट गिवन था डेट वाज 10%, तो दोनों को सेपरेट कर दो तो आपके पास एडिशनल रेट आ जाएगा। 11.05 में से 10 को माइनस करूंगा तो 1.05 आएगा, यानी कि 1.05 का आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट मिल रहा है आपको किस पे, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। आपसे ये चीज मांगी भी थी। जिस बच्चे को लॉजिक आती होगी विद इन सेकंड्स पे कर सकता है, जिसको लॉजिक नहीं आती होगी वो नहीं कर सकता, क्लियर है, वो सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकता है। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, क्लियर है बेटा। क्वेश्चन आया हुआ है, देयर वाज एन आईक्यू क्वेश्चन। अब मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन सही गिवन है गलत गिवन है, मैंने तो इसको जितना सोचा मुझे तो समझ में नहीं आया, सिंपल सी बात है, माइट बी पॉसिबल यही हो। 40 40 10 60 40 18 20 40 डैश। यार अगर तो सारे के सारे जीरो की सीरीज के चल रहे हैं तो यहाँ पे भी 10 आना चाहिए था, या 20 या 30 आना चाहिए था भाई। इस सीरीज के ऊपर आपके पास अगर ये सीक्वेंस आया हुआ है तो भाई इसको फिर सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि आप अपने ऑप्शंस को देखते हो, आपके ऑप्शंस के अंदर कोई पैटर्न अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे 6 आ जाए या 7 आ जाए, बट अगेन आई डोंट थिंक सो यार, क्योंकि जीरो वाली, अगर जीरो वाली सीरीज चली तो जीरो वाली सीरीज होगी। 40 40 160 डिवाइडेड बाई 10 16, 60 40 224, 2024 तकरीबन 2024, एंड देन आपके पास सिंपल डिवाइडेड बाई 18, 130 या 132 के करीब का नंबर होगा। 40 20 80, 80 डिवाइडेड बाय समथिंग करेंगे तो कुछ नंबर आएगा। अगेन देखो ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैटर्न के अंदर जो है ना ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मुझे नहीं पता है सही है गलत है, डिपेंड करते हैं ऑप्शंस के ऊपर। मैं जो चेक कर रहा था मेरे पास एक ऑप्शन 7 का भी दिख रहा था मुझे कि अगर 0.05 का पैटर्न फॉर्म हो रहा हो, बट अगेन डिपेंड करता है क्या आ रहे हैं। अच्छा भाई, हमारे डाउट्स काउंटर के अंदर इंग्लिश के रिगार्डिंग कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग के 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए थे। इंग्लिश में सिनोनियम एंटोनियम आया हुआ था एक, फेस्को, डिजास्टर, और बहुत थे, एनालॉजीज आई हुई थी, प्रपोजिशन यूज आया हुआ था, सेंटेंस करेक्शन आया हुआ था इंग्लिश के रिगार्डिंग। इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स का एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, कॉस इनवर्स की इंटीग्रेशन का। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास कॉस इनवर्स की इंटीग्रेशन का, तो इसको सॉल्व करोगे आप बाय पार्ट्स के ऊपर, यहाँ पे कंसीडर करोगे 1 को, ये आपका v कहलाएगा, ये आपका u कहलाएगा, सिंपल बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करोगे। एक एक क्वेश्चन और आया हुआ है बेसिक मैथ्स के अंदर कि भाई डायमीटर, अगर आप एक सर्कल का डायमीटर 50% इंक्रीज करते हैं तो रेडियस कितने परसेंट इंक्रीज होगा। वेरी नाइस यार, अगर मैं एक सर्कल का डायमीटर 50% इंक्रीज करता हूं तो रेडियस कितने परसेंट इंक्रीज होगा। तो भाई हमेशा याद रखिएगा डायमीटर और रेडियस का रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना बेटे दोनों आपस में, क्योंकि रेडियस इसके बराबर होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 के। ये फॉर्मूला है इसका, अक्सर बच्चों को लगेगा सर डायमीटर का आधा हो जाएगा 25% होगा। भाई डायमीटर और रेडियस आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं 50% इंक्रीज कर रहा हूं अपने डायमीटर को, तो लेट सपोज न्यू डायमीटर मेरा क्या होगा, न्यू डायमीटर मेरा होगा 50% यानी कि 1.5 ऑफ द ओरिजिनल डायमीटर, ऐसा ही है 1.5 ऑफ द ओरिजिनल डायमीटर। तो रेडियस भी उसी रेशो से इंक्रीज करेगा ना, रेडियस भी क्या होगा उसी रेशो से इंक्रीज करेगा, तो रेडियस भी 50% इंक्रीज ही होगा, रेडियस भी क्या होगा 50% इंक्रीज होगा। तो भाई हमेशा याद रखिएगा डायमीटर और रेडियस इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप डायमीटर को 50% इंक्रीज करोगे तो रेडियस भी इंक्रीज होगा 50% के ऊपर, क्योंकि रेडियस एक्जैक्टली हाफ होता है डायमीटर का, और परसेंटेज दोनों के ऊपर इक्वली अप्लाई होती है। सही है, अक्सर लोग यहाँ पे गलत काम फनकारी क्या करते हैं, सर वो फॉर्मूला होता है रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अरे भाई ये नॉर्मल आपका ज्योमेट्री का फॉर्मूला है, मगर जब आप परसेंटेज को अप्लाई करोगे तो जिस कैपेसिटी से डायमीटर इंक्रीज होगा वैसी कैपेसिटी से आपका रेडियस में इंक्रीज होगा, क्योंकि क्योंकि परसेंटेज दोनों पे इक्वली अप्लाई हो रही होगी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे घूम जाएंगे, अक्सर बच्चों को लगेगा 25% इंक्रीज होगा, हालांकि अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे बेसिक चीज है भाई, जिस परसेंटेज से डायमीटर इंक्रीज होता है उसी परसेंटेज से रेडियस भी इंक्रीज होता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन थे, ए साइन अल्फा वाला था, परमुटेशन प्रोबेबिलिटी वाला आया हुआ था, ओके। एक ये क्वेश्चन था कि डू डाइसेस को रोल करने के ऊपर प्रोबेबिलिटी सम आएगी, तो भाई सम ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो डाइसेस को रोल करते हैं
तो सम ऑफ 8 आपको कहाँ कहाँ मिलेगा भाई? टू डाइसेस के अंदर आपके टोटल इवेंट्स क्या होते हैं? अगर मैं आपसे कहता हूं कि एग्जामिनर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू डाइस का केस आ रहा है, टू डाइस के अंदर आपके पास सम ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि टू डाइसेस के टोटल केसेस कितने होते हैं। तो मैंने आपको ये चीज अलग से बताई भी थी, अगर आप बोलते हो तो मैं दोबारा से भी बता देता हूँ। तो भाई मेरे पास लेट सपोज टू डाइसेस की डायग्राम आ रही है, सही है ना? इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, पार्डन मी ऑफ। ये टू डाइसेस की डायग्राम आ रही है। तो भाई टू डाइसेस के अंदर हमारे टोटल इवेंट्स क्या होते हैं? 36। और सम ऑफ 8 आने कितने इवेंट्स में सम ऑफ 8 आएगा? 6 और 1 7, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8। कितनी दफा आ रहा है? ये आ रहा है मेरे पास 5 दफा, तो 5/36 मेरा आंसर होगा, सिंपल है। सर्कल कब इलिप्स बनेगा बेटा? सर्कल कब इलिप्स बनता है? जब आपके पास ए और बी आपस में बराबर आ जाए, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस कभी भी सर्कल में बराबर आ जाए, तो आपके पास क्या बन जाएगा? इलिप्स बन जाएगा। अच्छा, सर्कल कब इलिप्स बनेगा? सॉरी 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 सॉरी, इलिप्स कब सर्कल बनेगा ये क्वेश्चन होना चाहिए भाई। इलिप्स उस वक्त सर्कल बनेगा जब आपके पास ए और बी बराबर आ जाए। और अगर सर्कल के बारे में कहा जा रहा है कि सर्कल कब इलिप्स बनेगा, तो भाई अगर मेरी ए की और बी की वैल्यू डिफरेंट आ जाए, ए और बी आपस में बराबर ना हो, ए और बी अगर आपस में बराबर ना हो, तो उस सूरत के अंदर सर्कल इलिप्स बनेगा। देखो क्वेश्चन की लॉजिक समझो, मैंने भी कंफ्यूज हो गया था। अगर तो एग्जामिनर कहता है ना इलिप्स कब सर्कल बनेगा, तो यानी कि सेमी मेजर सेमी माइनर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। बट अगर एग्जामिनर कह रहे हैं सर्कल कब इलिप्स बनेगा, तो कभी भी बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इलिप्स के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। पैरेलल परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट काफी सारे आए हुए थे। प्लस परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या होती है पूछा हुआ था, मैंने आपको इसकी एक लॉजिक बताई थी, हमेशा याद रखिएगा। दुनिया का असूल है, दुनिया का असूल बता रहा हूं बेटा, अपना नहीं बता रहा, कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपके पास एक लाइन पैरेलल है ना, तो याद रखिएगा जो पैरेलल लाइन होती है, तो अगर आपके पास एक लाइन आ रही है और ये लाइन क्या है? पैरेलल है किसी दूसरी लाइन के, तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा आपस में बराबर होगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा बराबर होगा अगर लाइन पैरेलल होगी। पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है? आपस में बराबर होता है, सही है। अच्छा, अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो याद रखिएगा जो भी मेरे पास पहली वाली लाइन आ रही है, जो भी पहली लाइन आ रही है, अगर लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर आ रही है, तो दूसरी वाली लाइन के पास पहली लाइन का y कोफिशिएंट जो होगा वो सेकंड लाइन का x कोफिशिएंट होगा। फर्स्ट लाइन का x कोफिशिएंट विद अपोजिट साइन सेकंड लाइन का y कोफिशिएंट होगा, और साथ में कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कंपोजिशन फंक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था, साइन कॉस साइन इनवर्स का क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखो ये वाली लॉजिक्स मैंने आपको सारी ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाई है। साइन था, फिर अंदर कॉस था, फिर अंदर साइन इनवर्स था, तो अंदर कोई भी वैल्यू आ जाएगी। और कैसे सॉल्व करोगे? साइन इनवर्स को पहले कॉस इनवर्स में चेंज करो, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास साइन इंटू एंगल आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है। ई इंटीग्रेशन वन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऊपर सॉल्व कर लिया ना। ई इंटू माइनस टेंजन एक्स डिवाइडेड बाय 1 + टेंजन एक्स, ये मैराथन का क्वेश्चन है, मैंने मैराथन में भी पढ़ाया था आप लोगों को बेटा। तो भाई 1 - टेंजन एक्स 1 + टेंजन एक्स को सॉल्व कैसे करोगे? इसको आप ब्रेक डाउन करवाओगे किसके ऊपर? साइन बाय कॉस के ऊपर। इसको भी ब्रेक डाउन करवाओगे साइन बाय कॉस के ऊपर। एलसीएम वेलसीएम जब आप ले लोगे ना यहाँ पे, तो एलसीएम वगैरह लेने के बाद आपके पास ये क्या बन जाएगा? याद रखिएगा, दुनिया का असूल है, दुनिया के अंदर कभी भी अगर लिखा हुआ हो ना 1 - का टेंजन एक्स और नीचे आ जाए 1 + का टेंजन एक्स, ये डायरेक्टली बेसिकली बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है हमारे पास दुनिया के अंदर किसके? कि जब आप एलसीएम वगैरह लोगे, कार्डन पीटी करवाओगे, तो बराबर होगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, और नीचे डिवीजन के अंदर कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, यानी कि 1 - टेंजन एक्स 1 + का टेंजन एक्स इसके बराबर आता है। अब आप फाइनली इसकी इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करोगे? और आसान तरीका है कि भाई आप यहाँ पे सपोजिशन करवा लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि u बराबर है किसके? u बराबर है cos x प्लस के साइन x के। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, तो ये बन जाएगा du/dx। cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव का साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा पॉजिटिव का cos x। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू फॉर्म हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इस पूरी टर्म की जगह पे आप du लिख दोगे, और नीचे वाली टर्म की जगह पे u लिख दोगे, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 1/u का du, क्योंकि देखो cos x माइनस का साइन x किसके बराबर है? du के बराबर है ना। dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब वहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो cos x माइनस का साइन x बराबर है किसके? du के। और नीचे जो cos x प्लस साइन x आ रहा है वहां पे u आ गया, और इंटीग्रेशन 1/u किसके बराबर होती है? ln u प्लस c के बराबर हो जाएगी। और u की जगह पे अब u की वैल्यू डाल दो, तो u की वैल्यू किसके बराबर है? u की वैल्यू बराबर है हमारे पास सिंपल cos x प्लस साइन x के। फाइनली इसका क्वेश्चन आ गया, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा बता रहा है सर आईक्यू एनालिटिकल में ज्यादा पोर्शन सीरीज वाला था, जैसे 1 2 6 9 इसकी सीरीज पूछी हुई थी। टेबल वाला आया था, रॉज और कॉलम टेबल जिसमें होते हैं। दो क्वेश्चन डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग के थे। कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग के 6 7 क्वेश्चन आए हुए थे। अगेन ये वही चीज रिपीट अब हो रही है। तो एक और बच्चा है हसान अरशद हमारा, इसने फिर अच्छा इसी बच्चे ने वहां पे अपना शेयर किया हुआ था, ये ऊपर ये सेम चीज ही आ रही है भाई। अच्छा,
एक चीज और रखिएगा, इंग्लिश के अंदर एंटोनियम ऑफ फ्लाइट पूछा गया था, फ्लाइट का एंटोनियम क्या होता है। इसके अलावा एनालॉजी के अंदर राइप सिंगुलर की एनालॉजी पूछी भी थी। अब डेजर्ट का सिनोनियम पूछा हुआ था। अब डेजर्ट एक बेटा सहरा भी होता है और एक खाने वाला डेजर्ट भी होता है, उसका पूछा हुआ था। तो ये हमारे पास अभी क्वेश्चंस आए हुए थे आज के दिन के अंदर। मैं भी और भी देख रहा हूँ कि अगर लास्ट शिफ्ट के मजीद क्वेश्चन मिल जाए तो मैं वो भी आप लोगों को ताकि इसी के साथ ही सॉल्व करवा दूं इंशाल्लाह ताला। ऊपर अभी लास्ट शिफ्ट जब एंड हो रही है तो एक और हमें बच्चे ने अपना रिव्यू शेयर किया कि सर आईक्यू में ज्यादातर सीक्वेंस वाले थे, आईक्यू के अंदर ज्यादातर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आए हुए थे, इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन भी थी, वो थोड़ी मुश्किल थी। ओके, देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का तरीकेकार ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में कोई कीवर्ड गिवन होगा, कॉम्प्रीहेंशन में देखो वो कीवर्ड कहां पे आ रहा है, उसके आगे पीछे आपको आंसर मिलेगा। कॉम्प्रीहेंशन को कभी पूरा पढ़ा नहीं जाता। मैं आपको एक बेसिक लॉजिक बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ये आईबी साइट पे देखा था कि आर्ट्स के अंदर मैंने देखा हुआ है। तो भाई कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कीवर्ड होगा, उसके आगे पीछे आपके पास उसका आंसर मौजूद होगा। क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड आ रहा है उसके आगे पीछे आपका पर्टिकुलरली पैराग्राफ में आंसर मौजूद होगा। बेसिक मैथ्स में परसेंटेजेस और डेसिमल वाले ज्यादा सवाल थे। अब देखो ये एक बच्चे के पास आज डेसिमल और परसेंटेज भी आया है, जो कह रहे थे ना डेसिमल परसेंटेज नहीं आ रहा। मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूं, एक बंदे के लिए पेपर डिफिकल्ट होगा, एक के लिए इजी होगा। एक के पेपर में कोई क्वेश्चन आएंगे, एक के पेपर में कोई और क्वेश्चन आएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी था, वो मैंने ऊपर ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया। रेशियोज वाले सवाल भी आए हुए थे, सही है। इसके अलावा एक और बच्चा अपना रिव्यू दे रहा है, सर एनसीएन का क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, मैंने ये लॉजिक आप लोगों को दी थी, जो बच्चे मेरे बैचेस के बैठे हुए एनसीएन, यानी कि अगर कभी भी आपके पास कॉम्बिनेशन के अंदर ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो मैंने इसके अंदर आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं उन ट्रिक्स को दोबारा से आप लोगों के लिए शो कर देता हूं। देखो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कॉम्बिनेशन में अगर ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू सेम आ जाए तो आपका आंसर क्या होता है, सिंपल 1 के बराबर होता है। वाइल अगर कॉम्बिनेशन के अंदर ऊपर कोई वैल्यू मौजूद हो, नीचे 1 आ जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, अल्टीमेटली n के बराबर। वाइल अगर कभी भी कॉम्बिनेशन के अंदर ऊपर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो मगर नीचे मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस सूरत में आपका आंसर क्या होता है, 1 के बराबर। सही है, कुछ बेसिक लॉजिक्स हैं जो आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से परमोटेशन के अंदर क्या होता है कि n परमोटेशन 0 ये बराबर होता है किसके, मैं सामने लिख देता हूं। n परमोटेशन 0 बराबर होता है 1 के, वाइल n परमोटेशन 1 बराबर होता है n के, वाइल n परमोटेशन n बराबर होता है किसके, आपके पास सिंपल तरीके से ये बराबर होता है n फैक्टोरियल के। ये 6 आपके पास बेसिक केसेस होते हैं, आपको याद रहने चाहिए, सही है ना। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ था इंटीग्रल। यार अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x, और मल्टीप्लीकेशन के बाद मौजूद था, मल्टीप्लाई के बाद मौजूद था 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल पावर में नेगेटिव का हाफ। सही है, कोई मसला नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैसे कि देखो e की पावर साइन इनवर्स x एडिटिस का एडिटिस आ गया, और नेगेटिव हाफ का मतलब क्या होता है, इसको ऊपर से नीचे भेजोगे तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव हाफ का मतलब क्या है, अंडर रूट, नीचे जाके पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव का हाफ बन जाएगा। तो भाई देखो इंटीग्रेशन के अंदर साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास जो भी आपका एक्सपोनेंट आ रहा है, जो भी आपका फंक्शन आ रहा है, उसका बाय डेरिवेटिव होना चाहिए। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, जो कि मौजूद है। तो सिंपल मेरा आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x के बराबर, सिंपल इज दैट। आगे बच्चा कह रहा है सर 2n परमुटेशन 3 इक्वल टू 120 के बराबर था, यानी कि क्वेश्चन गिवन था 2n परमुटेशन 3 इक्वल टू के बाद 120, तो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। परमुटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, ऊपर आ जाएगा 2n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा मेरे पास सिंपल 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल, इक्वल टू के बाद 120 का 120 को सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो कैसे ओपन करवाओगे भाई, देखो फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका, एक दफा 2n, फिर एक दफा ये हो जाएगा 2n माइनस का 1, एक दफा ये हो जाएगा 2n माइनस का 2, एक दफा ये हो जाएगा बेटा 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या है 2n माइनस का 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास वैल्यूज क्या क्या बचेंगी, मेरे पास बचेगा एक 2n, सही है ना, फिर 2n माइनस का 1 और 2n माइनस का 2, इसको ओपन करवा के लिख लो एक ही दफा, तो ये बन जाएगा 4n स्क्वायर, फिर माइनस का 4n, फिर माइनस का 2n, फिर माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू के बाद 120। अब आपको n की जो भी वैल्यूज गिवन है बारी बारी यहाँ पे डालो, जिस पे वेरीफाई कर रहे हो आपको आंसर होगा। आसान तरीका है सॉल्व करने का भाई, आपको फर्दर एक्सपेंड करवाने की नीड ही नहीं है। ये बन गया 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 2n, ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर। अच्छा बाय द वे एक सेकेंड, हाँ सही है ना, सही है या परफेक्ट। तो ये बन जाएगा माइनस के 6n के बराबर, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव का 2 इक्वल टू के बाद 120। तो भैया हमारे पास यहाँ से आप पर्टिकुलरली क्या कर सकते हो, आपको ऑप्शंस के अंदर जो n की वैल्यूज गिवन है बारी बारी यहाँ पे डालो, जिस n की वैल्यू के ऊपर 120 आपका फॉर्म हो जाए इक्वल टू के इस तरफ भी,
तो इक्वल टू के इस तरफ 120 पहले से मौजूद, तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी, तो उसके ऊपर वेरीफाई हो जाएगा। हिडन ट्राई मेथड पे सॉल्व कर लोगे इजीली, सही है ना भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। या नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो हिडन ट्राई मेथड, 2n into 2n minus 1 2n minus 2 ओपन ही मत करवाओ, डायरेक्टली n की वैल्यूज डाल दो, जो भी n की वैल्यूज आ रही है बारी बारी डाल के चेक कर लो किसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रही है, उस पर वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इन अ ट्राइंगल साइड ए बी गिवन है। साइड ए बी का मतलब क्या होता है? साइड ए बी का मतलब है कि भैया ये तुम्हारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइड ए बी यानी कि आपको जो है ना, आपको गिवन है ए बी की साइड लेंथ गिवन है, इसका मतलब आपको स्मॉल सी की वैल्यू गिवन है 14 के बराबर, और बी से लेके सी का डिस्टेंस गिवन है आपको 12 के बराबर, और ए से लेके सी का डिस्टेंस गिवन है आपको 16 के बराबर। कॉस अल्फा की वैल्यू पूछी भी है, सिंपल कोसाइन लॉ को अप्लाई करोगे। कोसाइन लॉ मैंने ऑलरेडी आपको 10 दफा समझा दिया है। कोसाइन लॉ कब अप्लाई करते हो? जब एक ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स की वैल्यूज गिवन होती है, आप कोसाइन लॉ को अप्लाई करते हो। वैल्यू ऑफ टेंजेंट बी निकालनी थी, डायग्राम वाज गिवन ओनली हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2 बेस 1। अरे अब बच्चों वाली चीज है यार, टेंजेंट बी की अगर वैल्यू निकालनी है और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, बेस गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो भाई ये बेसिक चीजें होती है जो आपको याद रहनी चाहिए, ये बेसिक चीजें हैं। अच्छा, इसी तरीके से हमेशा याद रखिएगा n कॉम्बिनेशन r और n परमुटेशन r का रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि देखो हमारे पास दुनिया के अंदर n कॉम्बिनेशन r की क्या वैल्यू होती है। n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, जैसे कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो भाई इतनी जो वैल्यू फॉर्म हो रही है, ये वाली जो वैल्यू फॉर्म हो रही है आपके पास, सही है ना, ये पूरी परमुटेशन को डिनोट कर रही है, क्योंकि परमुटेशन का फॉर्मूला भी होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो भाई सिंपल तरीके से यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, n कॉम्बिनेशन r बराबर होता है n परमुटेशन r के, और नीचे डिवीजन में आता है r फैक्टोरियल के। ये बेसिक चीजें आपको याद रहनी चाहिए, या कुछ बुनियादी बातें होती हैं जो बेटा आपको आनी चाहिए। तो ये हमारे पास आज के फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम डेज के क्वेश्चन थे। अब इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा 6 साढ़े 6 के बाद, तो ऑब्वियसली वो कल की वीडियो के अंदर भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जो फास्ट यूनिवर्सिटी के डे नंबर 1 के अंदर आए थे। आप में से जितने बच्चों का टेस्ट है, आपने उन तमाम बच्चों को शेयर करनी है, तमाम ग्रुप्स के अंदर शेयर करनी है, ये आपका एक टास्क है मेरी तरफ से। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।